fashion career, it comes with privilege or sheer hard work? प्रिविलेज ना सिर्फ पैसे से नहीं तोली जा सकती. सबसे बड़ी harsh truth for anyone who wants to be in this industry is What is the difference between fashion and personal style? you have to be in a relationship with clothes. आप अपने clothes को date कर रहे हो और clothes का best part है कि आप choose करोगे आप क्या पहन रहे हो और हर दिन आपको नया partner मिलेगा. कौन सी मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं और उसको सुधारा कैसे जा सकता है? पहली बात तो एज एन इंडियन अगर आप कोई भी बाहर का ब्रांड पहन रहे हो आपको वो ऑल्टर कराना ही पड़ेगा फॉर इट टू फिट वेल. सेकंड इज बट फैशन आता है और चला जाता है. आप अगर ट्रेंड को ही फॉलो करते रहोगे तो आप तो कभी अपना वार्डरोब बिल्ड कर ही नहीं पाओगे सही तरीके से. इंडिया इज अ कंट्री ऑफ ड्रेप्स. हम तभी 9 यार्ड की साड़ी हमारा फेम है, तभी एक लुंगी बांधी जाती है, तभी एक धोती बांधी जाती है. हम ड्रेप्स के साथ बहुत अच्छे से प्ले करते हैं. बहुत बार ये भी सुनने को मिलता है इंडस्ट्री के अंदर कि जो स्टाइलिस्ट होते हैं दे आर द पीपल टू बी ब्लेम्ड फॉर बॉडी शेमिंग मेन ऑल्सो. हमें तो विदेश जाने की जरूरत ही नहीं है, हमारी कंट्री के अंदर ही इतनी ज्यादा जजमेंट है. फैशन एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पॉइंट आउट करना बहुत आसान है. इसमें स्टाइलिस्ट का कुछ लेना देना नहीं है. आप इंस्टाग्राम पे जाओ आपको करोड़ों लोग ऐसे मिलेंगे जिनके बायो में लिखा है मॉडल. किए उन्होंने आज तक मॉडलिंग. जो लोग बोलते हैं मे बी दे स्पीक आउट ऑफ अ प्लेस ऑफ इनसिक्योरिटी. फैशन इंडस्ट्री बाहर से तो बहुत ग्लैमरस लगती है बट फ्रॉम द इनसाइड व्हाट इज द डार्केस्ट रियलिटी दैट पीपल डोंट अंडरस्टैंड? एक्सप्लॉयटेशन वाली जो बात आती है कॉर्पोरेट्स में नहीं होती. तापसी पन्नू ने एक मूवी में बोला था नो मीन्स नो. जो ये इंसान ने चीज बोली है दिस पर्सन शुड नॉट जनरलाइज. And maybe if you're saying that she's an influencer, she made this passing statement, this will create virality in her content. भाई उसको तो followers चाहिए, हो सकता है इसीलिए podcast के लिए आई हो. Hi Bharat, welcome to the Misfit Humans podcast. Thank you for having me. You being into the fashion industry, right? बहुत सारा काम किया है, बहुत सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया है, बट ये प्लेटफॉर्म आपको कैसे मिला? I think the journey started at a very young age. While I come, मेरी फैमिली ज़्यादातर CAs है. मेरी फैमिली में अगर किसी ने CA ना करके MBA किया या मेडिसिन किया तो वो भी ऑड लगता था बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ माई फैमिली CA. मेरे अंकल्स आंट्स एवरीवन इज़ फ्रॉम द एजुकेशन बैकग्राउंड. तो इकोनॉमिस्ट CAs. My aunt used to teach at LSR College. My mother was a teacher at Modern School where I also studied. But मेरी mother बहुत art wise driven भी थी. And you know when you're born into a house where you have an elder sister and a mother, so you already feed off the creativity. Women are creative as people. They have a great IQ, but they also have a great EQ. तो उस इन्वायरमेंट में यू बिकम कंड्यूसिव और तुम्हें लगता है कि देयर इज समथिंग बियॉन्ड जस्ट एकेडमिक्स. माय डैड ऑल्सो ऑलवेज सपोर्टेड मी. मैंने थिएटर के साथ जर्नी चालू करी थी व्हेन आई वाज इन स्कूल. सो NSD के जो फाउंडर है इब्राहिम अलकाजी, हिज सन फैसल अलकाजी हैड अ स्कूल फॉर किड्स. So I used to do theatre after school for many years. I did that. Wow. Then जब 12th में कॉलेज के से पहले वो ब्रेक मिलता है ना बोर्ड रिजल्ट आने से पहले, तो मेरे स्कूल की बेस्ट फ्रेंड थी. शी वांटेड टू जॉइन शामक डावर्स डांस क्लासेस. Okay. So she said कि मेरे को अकेले नहीं करना. I disliked dance. I disliked anyone who danced. कभी उस डायरेक्शन में कभी माइंड गया नहीं. She said I don't want to join alone. I said ठीक है I'll join with you. तब शामा का समर फंक होता था जिसमें हर बैच में से 1 या 2 बच्चों को एक बेस्ट डांसर की ट्रॉफी मिलती थी. एंड एज लक वुड हैव इट आई गॉट दैट. कुछ महीनों बाद मेरे को कॉल आई कि हम ऑडिशंस कर रहे हैं और आप सेलेक्ट हुए ऑडिशंस के लिए. आई वेंट फन में कि चलो. बाय दैट टाइम आई स्टार्टेड विद इकोनॉमिक्स ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से. सो आई वेंट फॉर द ऑडिशंस. अ मंथ लेटर आई गॉट अ कॉल कि आपका सिलेक्शन हो गया है और ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं और क्लोजिंग सेरेमनी में इंडिया परफॉर्म करेगा बिकॉज अगले कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया में है. And Shamak is the choreographer and you've been selected as a part of his dance troupe. This is in 2006 and I went for it. This was 15 days before my first year college economics honors exams. Okay. But I promised to my parents कि मैं अच्छा करूँगा exams में भी, but let me do this, and they said go for it. This opportunity will not come again. Right.
वो जो मैंने 20 दिन 1 महीना कॉमनवेल्थ गेम्स में स्पेंड किया एज अ पार्ट ऑफ शामक्स ट्रूप, आई थिंक दैट चेंज्ड माई पर्सपेक्टिव ऑफ the arts can also be a profession if you commit yourself. And I came back and I told my parents that this is what I want to do. But you know how Delhi parents are. They said you can do it. We're not stopping you, but finish your education. Do a master's and then you can do whatever you want. So I finished economics honors. मैं फिर बॉम्बे गया, मैंने वहाँ से masters in journalism and public relations किया. And then I started dancing for Shamak's Dance Company. And he said that start working with me also. He knew that I had the aptitude and I wanted to make a profession beyond just the arts. Wow. His head of PR was moving to Canada. Okay. So I took over PR for him and his dance school. So I used to work for him and I used to dance. So I did this for about 7-8 years. Wow. But कहीं ना कहीं I think शामक को लग गया था कि मेरे को fashion में interest है. So you know when he would have these meetings, you know उन्होंने उस time पे रब ने बना दी जोड़ी करी, जग्गा जासूस करी, you know he used to do all of these Filmfare Awards, IFA Awards and stuff like that. So I would always sit through the meetings of costumes and all. तो वहाँ से मेरे को लगा that this is what I want to do. And after working with him for almost a decade, I just woke up one day and I said it's time to move. I had no links in fashion. I had not worked with anyone in fashion. IFA Awards में एक main show से एक दिन पहले होता था IFA Rocks करके show. अच्छा. Where they used to do a fashion showcase. You know, Falguni Shane Peacock have done shows there. Manish Malhotra, Vikram Fadnis ने भी किया है. So I would just watch them and understand how, you know, the backstage functions, fashion choreographers function, models walk. And once I left Shamak, I contacted a couple of designers that I knew. और मैंने उनको बोला कि क्योंकि मेरा बैकग्राउंड सोशल मीडिया पीआर का था, तो आई सेड मैं 6 महीने के लिए आपका पीआर और सोशल मीडिया फ्री में हैंडल करूँगा. Wow. पर इन एक्सचेंज आई विल सिट थ्रू यू योर कोर्स और आई विल सिट विद योर टीम एंड अंडरस्टैंड हाउ things function in fashion, from sketching, from ideating a collection, from production, from sales, shoots, everything, and I will work through that. इस कोर्स में शामक के थ्रू मेरे को एक प्रसाद बिदप्पा करके हैं जो बैंगलोर में रहते हैं जी. He is a veteran in the field of fashion. So I had met him when I was at Shamak and he told me that if you ever move on, tell me. So I told him. Wow. And he said, come to Bangalore. I'm doing a show, watch it and see what interests you. Does choreography interest you? Does styling interest you? Does backstage management interest you? So I did that for a week and then I decided कि मेरे को I want to move more towards the styling. It was time for you to change the mold. Correct. But बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, एक assumption है कि fashion career it comes with privilege or shortcuts. But what is your perspective? आपको क्या लगता है? Is it privilege, shortcut or sheer hard work? I'll tell you the privilege ना सिर्फ पैसे से नहीं तोली जा सकती. Okay. Privilege, there is an opportunity cost attached to choosing a profession that you want to do. जब आप कोई भी आर्ट्स फील्ड में जाते हो, वेदर इट इज़ आप जैसे यहाँ बैठे हो, ठीक है, वेदर इट इज़ रनिंग अ पॉडकास्ट, वेदर इट इज़ अ सिनेमाटोग्राफर, फोटोग्राफर, हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट, मॉडल, स्टाइलिस्ट, एनीवन जो क्रिएटिव फील्ड से है, एक्टर, Right. द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ लेटिंग गो ऑफ समथिंग जो आपको एक स्टैंडर्ड है कि आपने कॉलेज किया, आपने मास्टर्स किया और आप फिर जॉब ज्वाइन कर लो और उसमें आप ग्रो करने की कोशिश करो टू अर्न मोर मनी, एंड आपके पेरेंट्स खुश हैं. द प्रिविलेज इज दैट यू हैव एन इकोसिस्टम जो आपको अलाउ करता है कि आप अपने पैशन को फॉलो करो. दैट इज द प्रिविलेज दैट यू हैव इफ यू डू इट. और ये प्रिविलेज आसानी से नहीं आती, अपने पे फेथ रख के आती है, अकेलेपन से आती है, लड़के आती है, अकेले रहने से आती है. तो ये प्रिविलेज भी आसानी से नहीं आती. ये प्रिविलेज नेपोटिज्म से नहीं जुड़ी है, ये प्रिविलेज एक पर्सनल चॉइस से जुड़ी है जो आप चूज़ करते हो कि चलो मैं अपने लाइफ में ये चीज़ करूँगा चाहे किसी को और पसंद आए ना आए, एंड विद द फेथ कि आप इस फील्ड में सक्सेसफुल हो. यार बहुत सारे लोग फैशन इंडस्ट्री के अंदर सस्टेन नहीं कर पाते हैं. दे आर नॉट एबल टू सक्सीड and sustain or even hold a position for a very long time. You have held
a lot of positions for years, right? सस्टेन करने का मंत्रा क्या है इस इंडस्ट्री के अंदर? क्योंकि ना जब इंसान सस्टेन नहीं कर पाता तो वो बोलता है यार देर इज़ अ डार्कर साइड ऑफ द इंडस्ट्री जहाँ पे बहुत सारी गलत चीज़ें होती हैं, ये होता है, एंड देन दे से आई बैक्ड ऑफ बिकॉज मेरे साथ शोषण हो रहा था या मेरे साथ कुछ गलत हो रहा था. सस्टेन करने का मंत्रा क्या है इस इंडस्ट्री के अंदर? किसी भी इंडस्ट्री में सस्टेन करने के लिए यू नीड टू हैव अ विलिंगनेस टू वर्क हार्ड. ओके. You need to know that every time there is a failure, you have to learn and move on because success will come to you. It will take time. Also, specifically इस इंडस्ट्री में इसलिए थोड़ा लोगों को लगता है कि सस्टेनेंस इज़ डिफ़िकल्ट या बहुत लोग आके चले जाते हैं बिकॉज उनका पर्पस होता ही नहीं सस्टेन करना. उनका पर्पस होता है कि उन्होंने टीवी पे ग्लैमर देखा या न्यूज़पेपर में ग्लैमर देखा, क्विक फेम. उनको लगता है कि बड़े आसानी से अच्छे कपड़े पहन के और अच्छे दिख के आप सक्सेसफुल हो जाओगे. उनको हार्डवर्क नहीं दिखता. आप कभी वीडियोस देखिए या कभी खुद शो में आइए और वो जो रैंप पे जाने से पहले जो आपको वो 10 सेकंड का ग्लैमर दिखता है, आप उससे 8 घंटे पहले से चालू होके देखिए दैट व्हाट अ मॉडल, कोरियोग्राफर, लाइट ऑपरेटर, everyone goes through for more than 48 hours before the show, and for a designer 6 months before the show. Because आपको वो 5 सेकेंड के लिए मॉडल दिख रहा है और आपको लग रहा है वाओ लाइट्स में कितना टॉल, नाइस लुकिंग, सुंदर कपड़े, बट that's the visual you want to sell. You want people to say this, but you don't see the hard work. अब जब आप आ रहे हो ये सोच के आपने इंस्टाग्राम पे अपने बायो में लिख दिया मॉडल, पर आपने ये नहीं देखा कि मॉडल बनने में क्या जाता है, तो आपको वहाँ के लगता है अरे इसमें भी मेहनत करनी पड़ती है. वो चीज़ अगर आप रेडी नहीं हो करने के लिए तो आप सस्टेन करोगे ही नहीं, जो हर प्रोफेशन में. क्या लाइफ में कोई ऐसा पॉइंट था, बिकॉज यू सेड पीपल फेल, राइट? आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा पॉइंट आया जब आपने सोचा कि यार अब मेरे से नहीं होगा, अब मैं इस इंडस्ट्री को छोड़ रहा हूँ एंड आई क्विट एंड फॉर द गुड? आप ना फैशन इंडस्ट्री को कभी छोड़ नहीं सकते क्योंकि आप ज़िंदगी भर कपड़े पहनोगे. कोई भी बिना कपड़े के नहीं घूमता. टिल द टाइम यू आर वेयरिंग क्लोथ्स यू आर अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ठीक है, रोज़ होता है every because it is not a 9 to 5 job. I'm not on a monthly payroll or a salary. It is like taking your board exams every day, because every day you feel that you're sitting at home, are you going to get work the next day or you're not going to get work the next day. और इस इंडस्ट्री में सब लोग के साथ ही होता है. और सोशल मीडिया उस चीज़ को और एग्रीवेट करती है, बिकॉज आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो कोई ना कोई तो काम कर ही रहा है. तो उस दिन आपको लगता है अरे ये शूट भी हो रहा है, ये शो भी हो रहा है, आप घर पे बैठे हो, तो रोज़ आपको वो फीलिंग आती है दैट आर यू गोइंग टू कीप गोइंग ऑन और नो. बट देयर इज़ अ रे ऑफ होप एट द एंड ऑफ द टनल. You have to keep doing what you're good at, and it is very important to know yourself. देखो फैशन स्पेशली फॉर एक है मॉडल, एक है डिज़ाइनर. आई एम स्टेपिंग आउट ऑफ दिस इक्वेशन एज अ स्टाइलिस्ट. इट इज़ ये एक विजुअल मीडियम है. मॉडल के लिए एक आपको जजमेंट इज़ नॉट ओनली ऑन आपकी सोच कैसी है या आपका IQ कितना तेज़ है या आप कितने इमोशनली स्ट्रांग हो. दैट इज़ वन पार्ट दैट होल्ड्स ट्रू फॉर अ मॉडल एज वेल, बट यू आर ऑल्सो बीइंग जज्ड फिजिकली ऑफ हाउ यू लुक. तो वो वाली जजमेंट रोज़ सुनना और देखना इज़ डिफ़िकल्ट. फॉर अ डिज़ाइनर आप इतने पैशनेटली अपनी क्रिएटिविटी एक स्केच में कन्वर्ट करके एक आउटफिट को कन्वर्ट करते हो, और आपकी कलेक्शन अगर नहीं सक्सेसफुल होती इट पुल्स यू डाउन, बट यू गो ऑन बिकॉज यू आर नॉट alone in this. Once you become a designer, आपने एक इकोसिस्टम क्रिएट किया है जिसमें आप ग्रास रूट लेवल से कारीगर ला रहे हो, वीवर्स ला रहे हो, आप फैब्रिक सोर्स कर रहे हो जो आपके शहर से नहीं होगा, छोटे छोटे गाँव से होगा जहाँ लोग ये प्रोड्यूस करें. दैट्स द ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री, बिकॉज यू हैव अ कैनवस. हर कोने में जाओ आपको एक कैनवस मिलेगा टू गेट इंस्पायर्ड बाय. तो आपने एक इकोसिस्टम क्रिएट किया जिसमें आपने इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की. अगर आप ये सोच के बैठ जाओ कि मेरी ये कलेक्शन नहीं चली और मेरे को अब नहीं करना, तो आप अपने साथ हज़ारों और दिल तोड़ रहे हो. सो दैट मोटिवेशन दैट इट इज़ नॉट वन पर्सन's ड्रीम, you've created multiple dreams, that pushes you to do well. Have you ever been judged or cornered as a stylist? Of course I have.
Of course I have, but not in a way where you start doubting yourself. कभी कभी ये होता है कि आप कोई शूट कर रहे हो और आप ब्रांड की रिकमेंडेशन से आए हो, प्रोडक्शन वाला चाहता है कि उनकी टीम का स्टाइलिस्ट हो शूट में, तो जब आप एज अ ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव उस शूट को करते हो तो प्रोडक्शन आपको थोड़ा सा ऑड नज़र से देखेगा. उनको ये लगेगा कि आपने the production makes money at every step, right? Is it like कौन है ये, कहाँ से आ गया, हमें क्यों सिखा रहा है, like that? सिखा नहीं रहा, बट ये है कि हमारे स्टाइलिस्ट को क्यों नहीं लिया इन्होंने. तो वो होता है. बट अगर आप अपने काम में अच्छे हो ना, मैं उस टाइम ना ये नहीं सोचता कि ये मेरे को क्यों कॉर्नर कर रहे हैं. मेरे को ये है कि मैं अपना काम अच्छे से करूँ. हो सकता है इनका मेरे बारे में परसेप्शन चेंज हो जाए वंस द जॉब इज डन. सो अगर आप पता है ऐसे निटपिक करो ना हर सिचुएशन में, your mind will then spiral into a zone where it's very difficult to come out of. I want a story time here. मतलब मैं बात करते करते ना मेरे को ऐसा फील हो रहा है कुछ कि there was something that happened with you at a certain show or something. I don't want to know what show it was or something like that, but what, like I really want to understand and feel the moment कि वहाँ पे exactly हो क्या रहा था when you felt cornered or left out. This is very initially in my career. मैंने आधा तो बता ही दिया पिछली बातों में, but this is very initially. It was one of the मैंने जब चालू किया था, I used to work a lot with ads. Okay. And I used to come from the agency side. They were very very kind to me, and they really liked me as a passionate person. जो production आई थी, they wanted their प्रोडक्शन हाउस में ना बहुत बार उनके रिकमेंडेड टीम होती है. Okay. The agency pushed for me and the brand liked my profile, so they said go ahead, we'll work with him. And उसके बाद ना every step of the way there was a little, every time the production would call there was a friction, and you could sense in their voice. Just letting out budgets for sourcing last minute आए तो the time period that I had to source the outfits was lesser. Approval में time लगता है. Even at the PPM, which is the pre-production meeting, I could sense that friction. तो मेरे को पता तो चल गया था कि कुछ है इनके दिमाग में, but I didn't let that feed into my mind. And I remember this was in Bombay, and we shot in an open ground. And this was at the peak of Bombay summers. It was an outdoor shoot, कुछ 8-9 घंटे का था, and they had like a little tent. जो उन्होंने बनाया था फॉर द टीम. दे हैड कूलर्स एंड दे हैड चेयर्स, एंड जनरली ऐसे शूट में ना दे नेम द चेयर्स. आउटडोर होता है तो कहीं चली जाती है, व्हाटएवर, ये स्टाइलिस्ट की है, ये इसकी है, ये उसकी है. तो वो टेंट के अंदर पूरी टीम की चेयर थी, बस मेरी एक चेयर बाहर धूप में पड़ी थी. सो आई हैव सैट एंड आई डिडंट वांट टू आर्ग्यू. आई सेड सो बी इट, व्हाई आर्ग्यू, व्हाई गिव देम एन अपॉर्चुनिटी. बिकॉज अगर मैं कुछ बोलूँगा, उनके अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन डेवलप हुई हुई है पिछले एक हफ्ते से दैट दे आर वेटिंग फॉर मी टू ब्रेक. तो मैं बैठा, it was so hot, Dhruv, you will not imagine, I've gone under a tree, thrown up and come back. But I kept going. And then eventually when the ad came out nice, the productions booked me after that. So, kabhi na, the negative thought is also in your mind. Wow. Whether it's a seat inside or outside, I have dreamt it, right? मतलब मुझे ऐसा लग रहा है I'm not sitting with a stylist, I'm sitting with a person who has a lot of motivation in him, and you're more of a motivational speaker. मतलब मेरे को ना ऐसे फील आ रही है कि यार हाँ, अगर आप सोच लो कि करना है, राइट, तो आपको कोई नहीं रोक सकता अचीव करने से. Nobody in this world can stop you from getting what you want from life. और वो ड्रीम ना, आई थिंक इट नीड्स टू बी जैसे हमने बोला था दैट यू हैव टू कीप फिटिंग इनटू अ मोल्ड. अगर आप ये ड्रीम बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंट बनाते हो ना, कि घर बैठे आपको लग रहा है कि यू वांट टू बिकम दिस और यू वांट टू बिकम दैट, वो एंड गोल तक अगर आप बहुत डिस्टेंट बनाओगे तो आपको रोज़ फ्रस्ट्रेशन लगेगी. यू हैव टू, योर पैशन हैज़ टू बी बीइंग अ पार्ट ऑफ द प्रोफेशन. अब उस प्रोफेशन के रिगमरोल में जो रोज़ होगा, यू हैव टू गो थ्रू इट. बट अगर आपकी मोटिवेशन चली जाएगी, बिकॉज आप एक दिन 5 साल 10 साल 20 साल में नहीं बन सकते सुपरस्टार, कुछ लोग 2 दिन में बन जाते हैं, बट दैट इज you're at the right place at the right time. आप एक नसीब के साथ आए हो, तो बहुत चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं. बट आप ये नहीं सोच सकते कि दिस इज़ इट, आई हैव
achieved, वो रोज बदलेगी. और the biggest stars today, whether it is fashion or entertainment or the arts, there is no guarantee that you are going to be successful forever. Right. You will see a slump at some point, which is human life, right? Agree. Which is what you do. आपके personal relationships में ups and downs होते हैं. No one is happy 24/7. अगर हमें happy रहना होता है 24/7 तो हम human life लेते ही क्यों? We've come here to go through ups and downs. Right. We've come here to experience, but when you're at your highest, you learn humility. True. And when you're at your lowest, you learn hope. वाह यार, बहुत सारे लोगों के मन में ना यहाँ तक पहुँचते पहुँचते एक सवाल ज़रूर आ गया होगा, क्योंकि मेरे मन में तो आ गया. मॉडल होती है, डिज़ाइनर होता है, ब्रांड होती है, प्रोडक्शन होती है, डायरेक्टर्स होते हैं. स्टाइलिस्ट कौन होता है? स्टाइलिस्ट का रोल क्या होता है? स्टाइलिस्ट क्या करता है? व्हाई इज़ अ स्टाइलिस्ट सो इम्पॉर्टेंट, जिसके बिना शो कंप्लीट हो ही नहीं सकता? See, stylist is actually a bridge. Now what happens is बहुत सारे designers होते हैं जिनका vision is on creating the apparel, on creating the outfit or accessories or footwear, right? That is their role. And they get inspired by or through something. There'll be a story behind it. A stylist's job is basically to bridge their vision into the presentation. So, casting of the models, of who fits that story, Okay. how to create a look that represents that story, whether it is through accessories or hair or makeup or through art direction, through the art director or the creative director, the footwear, how something can be draped in a particular way. So they basically convert that vision into a styled look. That is basically what a stylist does. Also, why it has become अब इसलिए भी ज़रूरी हो गया है, बिकॉज क्या होता है, अगर एक डिज़ाइनर अपनी टीम और अपने कलेक्शन पे वर्क कर रहा है, इट इज़ अ वेरी यूनिडायरेक्शनल थॉट प्रोसेस, राइट? जो स्टाइलिस्ट आता है वो एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव लेकर आता है, वेयर इट एक्सपैंड्स योर विजन इनटू समथिंग व्हिच इज़ बियॉन्ड व्हाट यू आर थिंकिंग. देखो, अगर आपके अपने असिस्टेंट डिज़ाइनर्स और अपनी टीम होगी, वो आपके पेरोल पर है, आप बोलो ये तो बोलेंगे yes sir, yes ma'am, ये they'll be, you know, they'll most of them will agree They'll to praise what you're doing. your work, your way, your thing, your thought process. Also because they've been working with you for so long, उनका भी mind becomes your mind to a large extent. They Right. also work within that framework. But जब stylist आता है वो एक fresh perspective लेकर आता है. Right. So that is where it sort of expands into a visual beyond what you have imagined it to be. Bharat, what is the difference between fashion and personal style? The key word here is personal. Now, fashion, आप और मैं घर बैठे ये नहीं सोचते कि चलो आज रिप जीन्स पहनते हैं, ठीक है? आपने ना सुबह उठ के ये नहीं सोचा कि चलो आज मैं उठा, मेरे सामने कैंची पड़ी है, लाके अपनी जीन्स कट कर देते हैं, राइट? एक ट्रेंड आया, आपने वो विजुअल कहीं पे देखा, कुछ पढ़ा, आपने किसी फैशन शो में देखा टीवी पर, या आपने किसी सेलिब्रिटी को पहने देखा और आपने सोचा कि ओ वाओ ये इंटरेस्टिंग है. फिर आप शॉपिंग गए, आप मॉल गए, किसी ब्रांड में गए या किसी डिज़ाइनर के पास गए, आपने देखा अरे ये तो यहाँ पे भी है. तो एक फैशन इज़ अ जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ थॉट and of trends, which works in a cyclical way. हर 6 महीने में नया ट्रेंड आता है, राइट? स्टाइल, जो आपने वर्ड बोला पर्सनल स्टाइल, द की हियर इज पर्सनल बिकॉज वो आप हो. जब आप उस पर्टिकुलर फैशन या ट्रेंड को अपने ऊपर अडेप्ट करते हो, वो स्टाइल हो जाता है. तो अगर आज आप रेखा जी को देखो जी, उनका पर्सनल स्टाइल है, द वे शी ड्रेसेस हरसेल्फ फॉर इयर्स, शी इज डेवलप्ड अ लुक. अगर आप दीपिका पादुकोण को देखो, जिन्होंने एक सेंटर पार्टिंग चिपके हुए बाल को इतना ज़्यादा फैशनेबल बना दिया. विराट कोहली ने अंडरकट हेयर और वेल ग्रूम्ड बियर्ड. एंड पर्सनल स्टाइल डज नॉट ओनली, वो सिर्फ कपड़े और जूते और ज्वेलरी से नहीं रिस्ट्रिक्टेड रहते, इट ऑल्सो एक्सटेंड्स टू योर ग्रूमिंग. right.
with Virat as an example. Body language, confidence, visual storytelling. All of this. Right. और जो ऊपर बैठे हैं जो हमें अर्थ में अपने प्लैनेट में एंट्री देते हैं, उनके पास एक स्पेशल स्किल है कि कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं होते. Right. ना दिखने में ना थॉट में. अगर आइडेंटिकल ट्विन्स भी हैं उनमें भी बॉडीली डिफरेंसेस होते हैं और माइंड तो है ही दो अलग. Obviously. तो अगर आप एक जनरलाइज्ड फैशन ट्रेंड निकालोगे तो कोई दो जन उसको सेम वे में नहीं पहनेंगे. तो इसलिए हर इंसान का एक सेपरेट सेंस ऑफ स्टाइल होता है और अच्छे वही लोग लगते हैं जो इस स्टाइल को अपनाते हैं और फिर ये देखते हैं कि कौन सा ट्रेंड उनके लिए वर्क कर रहा है नहीं कर रहा. यार मेरे को यहाँ पे ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ समझनी है. बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार कपड़े ही तो पहनने हैं, बिकॉज क्लोथिंग इटसेल्फ इज फैशन, राइट. बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है जो हर इंसान को समझनी चाहिए when they are wearing fashion, as I'll say, clothing? एक तो सबका एक इनेट पर्सनल सेंस ऑफ स्टाइल होता है. सबसे पहले तो वो रिकग्नाइज करो कि आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है. जो नापसंद है वो क्यों नापसंद है, ट्राई करके देखो. किसी ने मना तो नहीं किया. जब आप स्टोर में जाते हो आपको ट्रायल रूम में पहनने के पैसे नहीं लगते. अगर आप कुछ स्टोर पे जाके देखते हो कि अच्छा है पर मेरे टाइप का नहीं है, जाके ट्राई करो. 10 में से एक चीज़ हो सकता है आपको लगे अच्छा ये तो मैंने कभी पहनी नहीं, हम पे अच्छी लगती है. थोड़ी अवेयरनेस रखो आसपास क्या है, क्या चल रहा है आजकल. आपके ऊपर वो अच्छा लगेगा नहीं अच्छा लगेगा. स्टाइल के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है लर्न करना, नहीं बोलना. क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ें आप पे अच्छी लगेंगी. तो ये देखो और ये सोचो कि ये वाला ट्रेंड अच्छा है पर मेरे लिए नहीं बना. अपने बॉडी को अंडरस्टैंड करना, अपने इकोसिस्टम को अंडरस्टैंड करना, and then slowly and steadily with experimentation you start to understand what are you. because इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है अगर आपके दोस्त आपके लिए शॉपिंग करना चाहें, उनको इमीडिएटली पता चल जाना चाहिए कि आपके टाइप के कपड़े कौन से हैं. इसका मतलब आपने एक सेंस ऑफ स्टाइल डेवलप कर लिया है. अगर आप जेनेरिक सब चीज़ें पहनते रहोगे तो आपके लिए कुछ भी ले आएंगे क्योंकि उनको पता ही नहीं आपकी पसंद नापसंद क्या है. ये भी बात सही है यार. यहाँ पे ना एक बड़ा कन्फ्यूजन है लाइफ में. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मैं जब अपनी पसंद के कपड़े पहनता हूँ तो मुझे तो अच्छा लगता है, बट लोग कहते हैं यार मज़ा नहीं आया. बट जब मैं किसी और की पसंद के कपड़े पहनता हूँ, राइट, तब मुझे अच्छा नहीं लगता, बट लोग कहते हैं यार यू आर लुकिंग अमेजिंग, राइट. एज वी से दैट ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, राइट. मैं जो कर रहा हूँ that is something that people don't like, but मैं जो कर रहा हूँ मुझे तो अच्छा लग रहा है. should I wear clothes जो मुझे अच्छे लगते हैं या फिर जो दूसरों को देखने में अच्छे लगते हैं? एक आई डोंट नो इफ इट्स अ मूवी डायलॉग या क्या है कि लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना, राइट. देखो अगर आप मार्केट में कहीं घूम रहे हो, ठीक है, और अगर किसी ने बाय मिस्टेक आपके शोल्डर को ब्रश किया या धक्का दिया या उनका हाथ लगा, गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है. इनअप्रोप्रिएट टच किया तो और ही गुस्सा आता है. 1 सेकंड के लिए किसी ने टच किया तो आपको बुरा लगता है, राइट. कपड़े आपको दिन के 23 घंटे टच करते हैं अनलेस व्हेन यू आर शावरिंग, राइट. अगर आप कोई ऐसी चीज़ को अपने आप को टच करने दे रहे हो जिसको आप पसंद नहीं करते तो आप इरिटेबल रहोगे. क्लोथ्स इज द क्विकेस्ट वे टू लीड टू अ बैड मूड एंड क्लोथ्स इज द क्विकेस्ट वे टू अपलिफ्ट योर मूड. यू हैव टू अलाउ क्लोथ्स टू टच यू दैट यू एंजॉय. आपको क्लोथ्स, यू हैव टू बी इन अ रिलेशनशिप विद क्लोथ्स. आप अपने क्लोथ्स को डेट कर रहे हो और क्लोथ्स का बेस्ट पार्ट है कि आप चूज करोगे आप क्या पहन रहे हो और हर दिन आपको नया पार्टनर मिलेगा क्योंकि आप हर रोज नए कपड़े पहन रहे हो, राइट. तो सबसे पहली बात यह है दैट यू हैव टू लाइक व्हाट यू वेयर. That is number one. Of course, a third person's perspective matters, whether it is your family, whether even till today, before I get out of the house, I always ask my family, how is this looking? Is it looking nice? Not looking nice? I take their perspective because it matters. वो आपको third eye से देख रहे हैं. तो अगर आपको एक कॉमन लूप मिल रहा है कि सब लोग ये बोल रहे हैं कि यार तेरी पैंट की फिट अजीब होती है या तेरा ये है या तेरा वो है, देन यू कैन गो बैक एंड एनालाइज दैट कुछ ऑफ है जो आप पहन रहे हो.
But in general, clothes need to make you happy. But what is the biggest styling mistake people make today? और वो उसको ठीक कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आपने बोला ना कि मैंने एनालाइज किया, मुझे समझ में आ गया, मैंने कर ली कोशिश, बट व्हाट इफ आई मेक अ ब्लंडर, राइट? व्हाट इफ आई हैव टू लुक प्रेजेंटेबल टुडे एंड आई स्टाइल्ड माई सेल्फ द वे आई वांटेड, और मैं कहीं पे पहुंचा और वो हो गया, goof up हो गया. उस पॉइंट ऑफ व्यू को समझना चाहता हूँ मैं. आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि कौन सी मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं और उसको सुधारा कैसे जा सकता है. सबसे बड़ी मिस्टेक है कि अ लॉट ऑफ पीपल कपड़े पहनते हैं जो उनको ढंग से फिट नहीं करते. इवन इफ़ यू वेयर, अगर आप ओवरसाइज कपड़े पहन रहे हो या डीकंस्ट्रक्टेड क्लोथ्स पहन रहे हो या आपके टर्म में मिसफिट क्लोथ्स पहन रहे हो, देयर इज स्ट्रक्चर टू डिस्ट्रक्चर एज वेल. देयर इज अ फिट टू बैगी एज वेल. तो आप पहले तो ये देखिए कि आपको कपड़े फिट होते हैं कि नहीं होते हैं. हर स्टोर में स्टोर स्टाफ होता है. अब क्या होता है, हम अपने आप से इतना घबराते हैं क्योंकि पहले हमें लगता है हमारी बॉडी फिट नहीं है या हमारा ये नहीं है और हमें ये चीज़ अच्छी नहीं लगती. हम आधे टाइम कपड़े ट्रायल रूम में ही चेंज करके और बोल देते हैं ये अच्छा है, ले लेते हैं, या छोड़ देते हैं. स्टेप आउट. अगर आप किसी फ्रेंड वगैरह के साथ नहीं गए, स्टोर मैनेजर से पूछो, जो सेल्स स्टाफ है उनसे पूछो कि कैसा लग रहा है, या आपको लगता है मेरे को बड़ा साइज पहनना चाहिए, छोटा साइज पहनना चाहिए, और डू यू थिंक कि इसमें मेरे को ऑल्टरेशन करानी चाहिए. यू हैव टू मेक श्योर दैट द क्लोथ्स फिट यू वेल. नाउ एज इंडियंस वी डोंट हैव अ स्टैंडर्ड साइज. अगर आप देखो जितने भी आपके क्लोथ्स होते हैं, जितने भी ब्रांड्स हैं, देयर आर रीजनल स्टैंडर्ड साइजेस ऑन द टैग एट द बैक, बट इंडियन स्टैंडर्ड साइज नहीं, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड साइज नहीं है. हमारे मेन गो फ्रॉम 5 feet to 6'2", 6'3". Our women go from 4'7" to 6'1", 6'2" also. Right? We have up north, you will have shoulders which are broader, arms which are heavier. In the middle belt of our country, you will see maybe the waistline is heavier. In the southern part of our country, you may feel that the hips are broader. Right? Or the thighs are heavier. तो एक standard size नहीं है. तो और अब लोग खरीद रहे हैं इंटरनेशनल ब्रांड्स. वो इंटरनेशनल ब्रांड्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स स्केल के हिसाब से बने. तो ऑफ द रैक तो बहुत ही कम चांस है कि आम इंडियन को वो आउटफिट ढंग से फिट आएगा कि नहीं. राइट. पर अगर उनको ये लगता है कि चलो लेंथ ठीक है या वेस्ट फिट आ गई तो आउटफिट ठीक है. पहली बात तो एज एन इंडियन अगर आप कोई भी बाहर का ब्रांड पहन रहे हो, आपको वो ऑल्टर कराना ही पड़ेगा फॉर इट टू फिट वेल. दैट इज नंबर वन वेयर दे मेक एन एरर. सेकेंड इज इन्फ्लुएंस. पीपल don't find themselves in clothes, they find other people in clothes and then hold on to it and start wearing those things. Right? अब आपने ये नहीं देखा कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप पे ये चीज़ अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी. which clothes are, like I said, clothes are meant to uplift your feeling, your spirit. पर अगर आप कुछ ऐसा पहनोगे जो आपके हिसाब से अतरंगी है, तो आप हमेशा कॉन्शियस हो जाओगे. तो जब आप बाहर जाओगे आप क्वाइट हो जाओगे, आप सेल्फ कॉन्शियस हो जाओगे. कोई आपसे पूछेगा क्या हो गया, घर पे सब ठीक है. अब घर की तो बात ही नहीं है, ये तो आपकी बात है. राइट. तो यू हैव टू फाइंड क्लोथ्स दैट मेक यू हैप्पी एंड क्लोथ्स दैट फिट यू वेल एंड फॉलो थिंग्स दैट रेजोनेट विद योर पर्सनैलिटी. वाओ. बट फैशन आता है और चला जाता है. राइट. इट्स सो फास्ट मूविंग कि आप अगर ट्रेंड को ही फॉलो करते रहोगे तो आप तो कभी अपना वार्डरोब बिल्ड कर ही नहीं पाओगे सही तरीके से. आई रियली वांट टू नो कोई ऐसे टाइमलेस एलिमेंट्स हैं जो लोगों को समझने चाहिए सो दैट दे कैन बिल्ड देयर ओन वार्डरोब जो कि टाइमलेस हो. फैशन ना कर्मा जैसा है, आता है और जाता है पर फिर से आता है. राइट? इट वर्क्स इन अ लूप. अगर कोई ट्रेंड आज फैशन में है, अभी नहीं, कुछ साल बाद वो एक रिफाइंड रिफॉर्म्ड वे में दोबारा आएगा. राइट? हम ना ये जो कॉन्वर्सेशंस होती हैं कि ट्रेंड आ रहा है जा रहा है या 6 months का फॉर्मेट है, ये वो है, ये एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है. दिस इज़ नॉट अ ट्रू इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ फैशन बिकॉज हमारे वार्डरोब में एज इंडियंस तो सभी कुछ सस्टेनेबल है. क्योंकि अगर आप साड़ी देख लो, साड़ी कभी फैशन के बाहर नहीं जाती है. राइट.
शॉल्स कभी फैशन के बाहर नहीं जाते. अगर हम बोलते हैं ये वेस्ट में एक कॉन्सेप्ट चालू है जेंडर फ्लूइड क्लोथिंग का, लुंगी तो कितने सालों से चल रही है. सही बात है. राइट. अंगरखा, अनारकली were for men. Correct. So this entire concept of keeping clothes in your wardrobe for them to stay longer is a Western concept because it works on, और वही carbon footprint create कर रहा है ना. Because not only do they want to change the trends quickly, they also create clothes that don't last long when you go to these fast moving brands. दूसरी चीज़ ये है कि हमारी शॉपिंग डिपेंडेंट करती है मोर ऑन फेस्टिवल्स, ऑन वेडिंग्स, ऑन डेली वेयर. अब जो अब अगर आप नए स्वेटर्स वगैरह लो, नहीं लास्ट करेंगे मे बी. 100 इंस्ट्रक्शंस आती हैं उसमें उसको मेंटेन करने के लिए. बट बैक इन द डे व्हेन योर नानी और दादी वुड निट स्वेटर्स, आई स्टिल हैव देम एंड दे स्टिल लास्ट. आई कंप्लीटली एग्री विद यू ऑन दिस. मैं कल ही किसी से बात कर रहा था कि मैंने एक ब्रांड से एक पुलोवर लिया था बैक इन 2006 और मैं अभी भी उस पुलोवर को पहनता हूँ एंड इट्स सुपर कंफर्टेबल, सुपर कंफर्टेबल. बट मैंने 2-3 साल पहले एक पुलोवर खरीदा था एंड मैं अब उसको पहन नहीं सकता क्योंकि मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है. राइट. बिकॉज ऑफ द मटीरियल. करेक्ट. तो दैट मीन्स कि ये भी एक कड़वा सच है कि ब्रांड्स आर मेकिंग क्लोथ्स जो कि लॉन्ग लास्टिंग नहीं है. क्या लॉन्ग लास्टिंग है? आपका फ़ोन लॉन्ग लास्टिंग नहीं है. सॉफ्टवेयर अपडेट आता है, आपका एग्जिस्टिंग फ़ोन गेट्स स्पॉइल्ड. क्लोथ्स डोंट लास्ट द वे दे डू. द लॉन्जेविटी ऑफ प्रोडक्ट्स, इवन दो अवेलेबिलिटी स्कार्स थी, एक्सपोजर लिमिटेड था, ऑप्शंस कम थे, बट दे वर लॉन्ग लास्टिंग. They were meant to stay with you for a longer time. पहले it is something as basic as आपके घर के AC और फ्रिज 15-15, 20-20 साल चलते थे. राइट. अब लोग हर 4-5 साल बाद बदलते हैं. So and this is all based on economics and for them to sell more. True. You have worked with big brands, right? कभी ऐसा लगता है कि यार मैं भी तो फास्ट फैशन को प्रमोट कर रहा हूँ जो कि एक कार्बन फुटप्रिंट लीव कर रहा है, जो कि कहीं ना कहीं अच्छी क्वालिटी का नहीं है. As much as I can, I try to be mindful of the brands and designers that I work for. Obviously, like you said, हर जगह वो नहीं हो सकता. अब eventually I'm also human. Agree. I also have a life to lead. I also have a stomach to fill. And वो वाली thought, of course, it crosses your mind. Somewhere. It does. Of course it does. But we're all souls that are sold eventually. तो कहीं ना कहीं हम अपने काम को और पर्सनल लाइफ को एक साथ नहीं ला सकते और उतना ब्रूटल नहीं हो सकते कुछ चीज़ों को लेके. Is it like that? Mindfully होना चाहिए. To be very honest, होना चाहिए. But if you do it a certain way and you do it with consciousness, I think it's okay. I agree. Coming back to styling. जो पेजेंट स्टाइलिंग होती है, it is again very unique, but it comes with a lot of pressure, right? कोई ऐसी स्टोरी है जहाँ पे आपकी स्टाइलिंग चॉइसेस की वजह से एक मॉडल की लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गई हो? मैं ये नहीं बोलूँगा कि सिर्फ मेरी स्टाइलिंग की वजह से, बट आई थिंक दैट हैड अ ह्यूज रोल टू प्ले इन हरनाज़ विन एज एट मिस यूनिवर्स अ फ्यू इयर्स बैक. अगर आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, जितने साल मैंने पैजेंट्स किए थे, आई सॉ दैट एज एन अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट इंडियन डिज़ाइनर्स ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म. मिस यूनिवर्स में 90 से 110 कंट्रीज़ आती हैं. आपको ग्लोबल मीडिया ऑब्जर्व करती है. एट दैट टाइम पैजेंट्स हैड अ स्ट्रॉन्गर रेलेवेंस. तो अगर एक डिज़ाइनर, दो डिज़ाइनर, एंड दे गो विद अबाउट 75 to 90 आउटफिट्स विद देम, something somewhere someone sees gives an opportunity for sales to that designer from your country, which in turn positively impacts the economy of your country. Right. Right. तो
whether it is choice of fabrics, whether it is choice of जो आपके designers हैं, whether it is jewelry or footwear or of course the outfits, I always took that as an opportunity to take India to the world, because वो लड़की तो इंडिया ले जा रही है ना globally. और जब आप एक रूम में हो जहाँ 90-100 लड़कियाँ हैं और बाकी वर्ल्ड में आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ क्लोथिंग है, आप वो पहन के आ रहे हो, और अगर आपने एक ब्रोकेट का पैंट सूट पहनाया या एक शेरवानी इंस्पायर्ड आउटफिट पहनाया इंटरव्यू के लिए, या आपने कटदाना का वर्क कराया, या आपने लहंगा पहनाया, वो चीज़ ऑटोमेटिकली स्टैंड आउट करती है. तो जब आप 90 लड़कियों में से एक लड़की ऐसे आते हो तो एक रिकॉल वैल्यू सर में बैठती है. हु वाज शी? शी लुक डिफरेंट, शी लुक इंटरेस्टिंग. और क्या होता है जब आप इंटरव्यू में जाओ और आपने कुछ ऐसा पहना है, इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट योर कल्चर. आप करने तो वही जा रहे हो ना. अगर आप पैजेंट में जा रहे हो, यूर अ स्पोक्स पर्सन फॉर योर कंट्री, तो वो इनवेरिएबली जो इंटरव्यू ले रहा है वो आपसे ये पूछेगा, ओ आई लाइक व्हाट यू आर वेयरिंग, एंड देन दैट बिकम्स योर स्टार्टिंग पॉइंट टू द इंटरव्यू. सो दैट इज हाउ यू सॉर्ट ऑफ फंक्शन. इंडिया इज अ कंट्री ऑफ ड्रेप्स. हम टेलरिंग के लिए नहीं माने जाने जाते, हम ड्रेप्स के लिए जाने जाते हैं. तभी 9 यार्ड की साड़ी हमारा फेम है, तभी एक लुंगी बांधी जाती है, तभी एक धोती बांधी जाती है. हम ड्रेप्स के साथ बहुत अच्छे से प्ले करते हैं. वाह. तो जब भी हमारे आउटफिट्स भी सक्सेसफुल होते हैं, बाकी कंट्रीज आती हैं जिनके प्रिलिमिनरी और फिनाले गाउन्स बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, बट वी आर अ कंट्री ऑफ ड्रेप्स. तो हमारी वो जो एक वे ऑफ ड्रेपिंग है, वो एक स्टोरी पॉइंट बन जाती है. राइट. So of course it impacts the way a girl performs. It is not only about how she looks on the finale day. Of course that is important, but it is the entire journey from the day she wins her pageant in India to the finale stage, जिसमें 45 दिन से 6 महीने का टाइम गैप हो सकता है. उसमें जो आप उसके वार्डरोब के थ्रू एक स्टोरी क्रिएट करते हो, that sort of creates a recall value about that particular contestant. आपने हरनाज के साथ काम किया, राइट, बट वहाँ पे आपने एक और बात भी बोली, दैट सर्टेन पैजेंट्रीज अब वो रेलेवेंट नहीं है, बट इस बारे में बाद में बात करेंगे. आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड हाउ इम्पॉर्टेंट इज इट फॉर द कंटेस्टेंट. चलो हम हरनाज का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं. अगर जो इंसान वॉक कर रहा है उसका फैशन सेंस बहुत लो है, इस सिचुएशन में क्या होता है? देखो, अगर कोई, अब ये वाली चीज मे बी 15 साल 20 साल पहले हो सकती थी. अब बिकॉज ऑफ द इंटरनेट एंड सोशल मीडिया बहुत रेयर है कि यू विल गेट समवन हु हैज नो नॉलेज. इट कैन बी लिमिटेड नॉलेज, इट कैन बी द रॉन्ग नॉलेज, बट ऐसा नहीं होगा कि कोई बिल्कुल ही जीरो नॉलेज के साथ आपके साथ आ रही है. दे विल डेफिनेटली हैव अ सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव, जो हरनाज में भी था. she was a very open person in terms of taking in ideas. और यही एक पर्सनालिटी है which helped Harnaz become who she is. Because she allowed in the course of her training, उसने allow किया कि जो organization ने panelists रखे हैं वो अपने field में experts होंगे. उसने सबको trust किया, whether it was her voice modulation coach, whether it was her hair and makeup specialist, whether it was a stylist. She took in all information that was given to her and inculcated all the training. तो इसलिए वो stand out करी. कुछ और अब देखो मिस इंडिया में ज़्यादातर जो गर्ल्स आती हैं, they may not be from metropolitan cities. A lot of them come from tier 2, tier 3 cities as well, right, who have not experienced designer wear, who have not experienced those type of clothes. But मेरे लिए एक ना pageant में मेरे को एक blank canvas मिलता है, wow, और एक palette और brushes मिलते हैं, and then I get to work on it. wow. But इसलिए हर पैजेंट गर्ल जो मैंने स्टाइल करी, मैंने मैंने एक सेट पैटर्न नहीं बनाया कि अच्छा चलो ये जीती है तो इसको अब मेरे को पता है कि ये कपड़े देने हैं, राइट, यू नो. तभी बाय फॉर्चून प्रॉबेबली दी ओनली स्टाइलिस्ट कि मैंने जितनी भी मिस्टर ऑल्सो और मिस इंडिया जिनको स्टाइल किया है, दे ऑल गॉट प्लेस्ड इंटरनेशनली.
जितने भी एक पैजेंट है सुप्रा नेशनल, जितने भी गर्ल्स मैंने स्टाइल करी सब सुप्रा नेशनल एशिया का टाइटल जीती. Wow. मिस यूनिवर्स में हरनाज वन, एडलिन केम थर्ड रनर अप, श्वेता एंड दिविता बोथ वर इन द टॉप 20. Wow. इन मिस्टर सुपर नेशनल प्रथमेश वन. जितने भी मैंने मिस्टर्स बाकी करे सारे मिस्टर सुपर नेशनल एशिया जीत के आए बिकॉज आई वर्कड ऑन इंडिविजुअल क्यूरेशन ऑफ देयर स्टाइलिंग. इट वाज नॉट जेनेरिक. अगर आप एक बोर्ड लेके बोलो कि अच्छा उनको 4 गाउन्स चाहिए, 6 ड्रेसेस चाहिए, ये चाहिए, और आप डिज़ाइनर्स को कॉन्टैक्ट करके वो दे दो, तो दे विल ऑल लुक लाइक क्लोन्स. देन द इंटरनेशनल जूरी ओवर देयर विल नॉट गेट एक्साइटेड बिकॉज उनके लिए तो एक और क्लोन आ गई. इंडिविजुअलिटी को समझना बहुत जरूरी है ना यहाँ पे. यू डोंट हैव टू थिंक लाइक ये सब एक है मेरे लिए, सब वही तो अलग अलग है. पैजेंट है ही वो. बिकॉज एट अ पैजेंट यू आर नॉट गोइंग देयर एज अ मॉडल. राइट. You're at a pageant, you're going there to represent a personality that reflects your country in some way. ट्रू. राइट. तो अगर आप उसकी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स पे नहीं वर्क करोगे तो वो बाहर ही नहीं आएगी. क्या कभी किसी सेलिब्रिटी ने आपको सरप्राइज किया है अपने फैशन इंट्यूशन से कि यार वाह ये इंसान, आई फील दैट she has or he has some sense of understanding for fashion and styling? बहुत सारे हैं. I'll tell you, अब जो एक एरा आ रहा है वेर काफ़ी सारे बॉलीवुड में भी सेलिब्रिटीज़ एक दूसरे की तरह दिखते हैं. अगर टर्न अराउंड कर दें तो पता नहीं होगा कि कौन आर्टिस्ट है. अग्री. बट कुछ हैं जो अच्छा करते हैं ना, और जो सरप्राइज करते हैं वो होते हैं जिनके अंदर एक अपना सेंस ऑफ स्टाइल भी होता है. फॉर एग्जाम्पल लाइक एन अथया शेट्टी. I think that she's spoken about very little. I think she needs much more conversation about her sense of style because she dresses really well. So she's one person I feel who has a great sense of personal style. और जो उनकी टीम उनके लिए काम करती है वो बहुत अच्छा उनके लिए कर रहे हैं क्योंकि इम्पोज नहीं कर रहे. बहुत बार आप आर्टिस्ट को देखते हो जो ऐसा लगता है कि एक स्टाइलिस्ट का विजन उनके ऊपर चिपक गया है. बट अच्छा स्टाइलिस्ट वो होता है जो एक सेलिब्रिटी को अंडरस्टैंड करके उसको ग्रो करता है. जैसे दीपिका पादुकोण के साथ हुआ, तभी उनका सेंस ऑफ स्टाइल इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड. राइट. एंड नाउ अत्या, आई थिंक दीज आर द आफ्टर दीपिका, आई थिंक शी इज वन हुज रियली गॉट अ पर्सनल सेंस ऑफ स्टाइल व्हिच इज वेरी गुड. बट क्या सेंस ऑफ स्टाइल होना सबसे ज़रूरी है या इट इज़ वन ऑफ द लीस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द इंडस्ट्री? मोस्ट इम्पॉर्टेंट. आई थिंक इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अदरवाइज वो रेड कार्पेट पे आके कुछ भी पहन के चले जाते हैं, किसी को कुछ नहीं याद रहता क्योंकि सब सेम से ही लगते हैं. फिर अनकंफर्टेबल लगते हैं, ऊपर खींचते हैं, नीचे खींचते हैं, एडजस्ट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बिकॉज दे आर नॉट कंफर्टेबल, बिकॉज दैट इज नॉट देम. आई थिंक सबसे ज़्यादा जो रिकॉग्नाइज्ड होता है ना ऐसे इवेंट्स में आर द पीपल हु आर लिटिल मिसफिट. राइट. वो यूनिक आइडेंटिटी निकाल के लेके आना हर बार. एवरी टाइम दे वॉक देयर इज समथिंग दैट इज यूनिक. वो यूनिकनेस कहाँ से आती है? तुम्हारी, मैंने जैसे बोला था ना, तुम यू आर द ओनली वन ऑन दिस प्लैनेट हु इज यू. तो अब तुम अब तुम अगर कपड़ों में यूनिकनेस देखो ना तो वो तमाशा बन जाता है क्योंकि तुम हर बार कुछ अलग अतरंगी करने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ चिपका के, वहाँ करके, यहाँ से कट करके, ये करके. तो no, I think she's where she started off from. See, her purpose is very different. When you talk about an actor attending an award show, they are dressing up to the event, for the event, right? Where it's a formal event, right? अब उसमें तुम कुछ अतरंगी करने की कोशिश कर रहे हो तो it may work for you, it may not work for you, depending on whether it matches your personality or not. Right. जब रणवीर सिंह बहुत ज़्यादा print on print पहनते थे, suited him because he is an eccentric, quirky, fun person. But अगर शाहिद कपूर एक structured suit पहनता है which fits his body to the T, it looks great on him because that is his personality. He's a reserved sort of a person, so he looks great in it. Urfi came and is in the industry where she's using fashion to express her inner creativity. And her purpose is very different for doing what she does. She is not attending these awards because she's done a movie and they've invited her as a nomination.
She goes to these events because she has a sense of fashion which people want to see what she's doing differently. Right. And in a safe space where people don't experiment too much, when an Urfi does it, it becomes conversation. अब तुम उस स्टैंड पॉइंट से, एंड व्हाई डू यू थिंक दैट द बिगेस्ट डिजाइनर्स टुडे source clothes to Urfi? Or why do you think that she has been in campaigns of designers like Abu Jani Sandeep Khosla? Yeah. Because there's something right that she's doing. You can crib about it, you can cry about it, you can do whatever, but she has used fashion as a very personal thing. It is what she likes to do. The paparazzis cover it, and whether you like it or not, it is a medium of self-expression. But you've worked with a lot of brands, right? How do you balance creativity with commercial strategy, especially in brand storytelling? क्योंकि ये चीज़ तो सबको पता है कि मेरा पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है स्टाइलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ब्रांड को भी एक सर्टेन चीज़ चाहिए. दे हैव अ सेट गाइडलाइन टू इट, राइट, कि मुझे यही दिखाना है. वहाँ पे कैसे बैलेंस क्रिएट होता है? देखो, एज ए स्टाइलिस्ट आपको जानना ज़रूरी है कि कहाँ पे क्रिएटिविटी की ज़रूरत है और कहाँ पे एग्जीक्यूशन की ज़रूरत है. ठीक है, व्हेन यू वर्क विद ब्रांड्स, दे, जैसे आपने बोला, उनका एक बहुत क्लियर विजन होता है, एंड जो ब्रांड्स के शूट्स होते हैं दे आर ड्रिवन मोर टूवर्ड्स सेल्स. वहाँ पे मैं घुस के नहीं बोल सकता कि अच्छा आप ये करिए और वो करिए. ऑफ कोर्स यू कैन शेयर आइडियाज़, बट फॉर ब्रांड शूट्स आपको एक बहुत क्लियर गाइडलाइन मिलती है, बिकॉज इसकी थॉट इज़ नॉट ड्रिवन प्योरली ऑन क्रिएटिविटी. इसमें एजेंसी इन्वॉल्व होती है, जो आपका उनका एक मॉक एड ऑलरेडी रेडी होता है जिसके अंदर वो विजुअल फिट होएगा, राइट. तो यू हैव टू गो बाय द विजन. यहाँ पे आपका काम होता है कि आप उसको कितना परफेक्टली एग्जीक्यूट करते हो. अगर कोई स्टाइलिस्ट या कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर मूवी कर रहा है, वो अगर एक पीरियड मूवी कर रहा है, वो उस पीरियड को अंडरस्टैंड करके उसके कॉस्ट्यूम्स बनाएगा ना. उसमें सडनली अपना माइंड ला के चेंज थोड़ी करेगा. तो एज ए स्टाइलिस्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल्सो कि आपका रोल आपको किस वजह से हायर किया गया. तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आप जाके अपना क्रिएटिविटी का झंडा लहराओ. कुछ जगह आपको बस जाके जो आपको दिया है वो परफेक्टली एग्जीक्यूट भी करना होता है, सो दैट दे गेट व्हाट दे वांट. व्यूज़ हैं, थॉट्स हैं, आउट ऑफ एक्सपीरियंस, यू कैन शेयर देम, बट यू कैंट इम्पोज देम ऑन देम. बट बहुत बार ये भी सुनने को मिलता है इंडस्ट्री के अंदर कि जो स्टाइलिस्ट होते हैं, राइट, दे आर द पीपल टू बी ब्लेम्ड फॉर बॉडी शेमिंग मेन ऑल्सो, क्योंकि यू हैव रिसीव्ड अ सेट गाइडलाइन फ्रॉम द ब्रांड कि हमें इस तरीके का शूट करना है, ये स्टोरी है माइंड में, एंड दिस इज़ व्हाट हैज़ टू बी क्रिएटेड. उस टाइम पे कास्टिंग कैसे की जाती है एज अ टैलेंट स्काउट? आई रियली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड क्या देखते हैं हम उस पॉइंट पे, उस ब्रांड की स्टोरी के हिसाब से, एंड वाई आर स्टाइलिस्ट ब्लेम्ड कि यार ये तो बॉडी शेम करते हैं, इनको तो ये तो सेंसिटिव होते ही नहीं है, दे आर वेरी हार्ड हेडेड. आई वेंट देयर, एक मैंने रील देखी थी कुछ काफ़ी टाइम पहले कि आई वेंट फॉर अ कास्टिंग एंड मुझे स्टाइलिस्ट ने बोला कि योर योर अपर बॉडी इज़ not as per the requirement, your waistline is not as per the requirement. ये requirements कैसे set होती हैं, and why are stylists being blamed? I don't know if the stylists are being blamed or not being blamed. I will take that at face value for you saying it. Model का term क्या होता है? What does the term model mean? It means standard, right? अगर मैं किसी फ़ोन का मॉडल ख़रीदने जाऊँ, मेरे को यहाँ में मिले या अमेरिका में मिले, मेरे को सेम मिलेगा. इट्स अ स्टैंडर्ड, वो उस फ़ोन का मॉडल है, राइट. इसमें स्टाइलिस्ट का कुछ लेना देना नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. इट इज़ जो डिज़ाइनर होते हैं, जब डिज़ाइनर्स कपड़े स्टिच करते हैं, अपनी कलेक्शन बनाते हैं, दे क्रिएटेड ऑन अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड साइज फॉर द ईज ऑफ कंस्ट्रक्शन. द मेन थिंग इज दैट इट इज़ द ईज ऑफ कंस्ट्रक्शन. एक स्टैंडर्ड ड्रेस फॉर्म होता है जिसके मेजरमेंट के हिसाब से वो लोग बनाते हैं, ठीक है. अब वो
आउटफिट एक मॉडल पे जाता है बिकॉज द मॉडल एड्स ह्यूमन वैल्यू एंड पर्सनैलिटी टू दैट क्लोथ. जब वो रैम्प पे चलते हैं तो इट शोज द फ्लूइडिटी एंड मूवमेंट ऑफ द आउटफिट एंड द वे इट्स सपोज टू फिट. राइट. जब आप शूट में करते हो इट क्रिएट्स अ विजुअल स्टोरी टेलिंग ऑफ वॉट द आउटफिट रिप्रेजेंट्स. ना डिज़ाइनर कभी ये बोलता, ना स्टाइलिस्ट बोलता, ना मॉडल बोलता कि ये कपड़े सिर्फ इसी बॉडी टाइप के लिए हैं. एंड आई कैन से दिस बिकॉज आई एम अ मिसफिट बॉडी टाइप. राइट. सो अगर मेरे को चाहिए तो वो मेरे लिए, अगर कुट्योर डिज़ाइनर है वो मेरे साइज़ के लिए कस्टम मेक करेगा. अगर वो ब्रांड है तो इसमें स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज सारे साइजेस अवेलेबल होते हैं. गॉट इट. अब अगर मेरे को एक डिज़ाइनर ने अपनी कलेक्शन दी है इन अ स्टैंडर्ड साइज ऑफ कंस्ट्रक्शन, इट इज़ ओनली सो दैट इट्स ईजियर. अगर आपके सारे मॉडल्स भी उस स्टैंडर्ड साइज के हों तो द फिटिंग हैपन्स द वे द डिज़ाइनर इज इन्विजन्ड, जो आउटफिट उस बॉडी पे फॉल करेगा. अब अगर डिज़ाइनर बैठे ये तो नहीं कर सकता कि एक आउटफिट 5'7" और बॉडी मेजरमेंट इससे बनाए, एक आउटफिट इससे बनाए, फिर वो मैच द फॉलोइंग प्ले करें कि इस चेस्ट, वेस्ट और हिप्स और इस हाइट का एक आउटफिट आप ढूंढो कौन हो. Right? So they create that standard size and the model fits that standard size and people like you and me then go and buy this to our size. Correct. अब इसमें body, अब of course there is a huge there's a large conversation about inclusivity where you incorporate models of different heights and different sizes because the society has become more accepting. पहले तो हमें तो विदेश जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारी कंट्री के अंदर ही इतनी ज़्यादा जजमेंट है गोरे होने की, ना गोरे होने की, पतले होने की, ना पतले होने की. इतनी जजमेंट तो हमारी तो पुरानी मूवीज़ में तो एट व्हेन यू सी लाइक अ रिश्ता कमिंग इन, फ्रॉम दैट टाइम दीज कॉन्वर्सेशंस वुड स्टार्ट. राइट. करेक्ट. फैशन एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पॉइंट आउट करना बहुत आसान है क्योंकि आपको आपके घर बैठे 10 लोग सेम चीज़ कर रहे होंगे कॉन्वर्सेशन में. अगर आप किसी भी इंडियन वेडिंग पे चले जाओ, everyone comments on everyone. That is the standard. बट अगर आप वो शो में देख रहे हो या आप शूट में देख रहे हो या आप टीवी पे देख रहे हो तो आप सडनली एक जजमेंट पास करते हो, ये तो सारी बड़ी पतली हैं, ये तो सारे बड़े लंबे हैं. इट इज़ ओनली फॉर द डिज़ाइनर टू हैव इट ईजियर टू कंस्ट्रक्ट. बट डिज़ाइनर कभी ये नहीं बोल रहा कि ये कपड़े आपके लिए नहीं है. ये एक परसेप्शन हो गया आपका. बट कहीं ना कहीं कुछ ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट नहीं कर दिए गए हैं इंडस्ट्री के अंदर. ब्यूटी स्टैंडर्ड्स नहीं, बॉडी स्टैंडर्ड्स. बिकॉज फैशन में अगर आप पास्ट में जाके देखो, फैशन इज द ओनली इंडस्ट्री विच हैज बीन द मोस्ट एक्सेप्टिंग टू इवन डार्कर स्किन्ड वुमेन. अगर आप 90s की मॉडल्स देख लो, फ्रॉम नोएनिका चैटर्जी टू जेसी रंधावा टू नीना मैनुअल, ऑल ऑफ दीज मॉडल्स वर नॉट योर quintessential Aishwarya Rai looking sundar and sushil, right? They were, fashion has always been accepting to different skin tones, different hair types, models coming in from different regions of the country, whether it is the south, the north, the west, the northeast, the east, they come from everywhere, right? तो ये जो है ब्यूटी स्टैंडर्ड फैशन इंडस्ट्री ने तो कभी सेट किए ही नहीं है क्योंकि मॉडल्स जनरली आपके, अगर आप परिवार को दिखाओ, देयर इज़ अ वेरी गुड चांस दैट अ ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली इज नेवर गोइंग टू फाइंड अ मॉडल ब्यूटिफुल बिकॉज मॉडलिंग में अपने फैशन में अपने ही एक स्टैंडर्ड है. यू वॉन्ट समवन हु स्ट्राइकिंग लुकिंग, हु गेट्स द अटेंशन, हु हैज़ अ ग्रेट बॉडी लैंग्वेज, who has the confidence, the aura and the ability to walk and pose very well. Right. ये भी एक सोचने का तरीका है. I think people should change their thought process towards certain things, जो कि वो सिर्फ ऊपर से चीज़ों को देखते हैं और उस बात की गहराई पे ना पहुंचते हुए एक जजमेंट निकाल देते हैं कि ऐसा होता है या वैसा होता है. बट स्टिल why are these models who are coming out and saying things, मतलब कहीं ना कहीं तो ऐसा होता होगा ना, तभी तो वो लोग आके बोल रहे हैं. why are they
टॉकिंग ऑन सोशल मीडिया दैट मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मुझे बॉडी शेम कर दिया, मैं वहाँ पे गई थी, मुझे ऐसे जज कर रहे थे बेस्ड ऑन माई स्किन टाइप, बेस्ड ऑन माई कलर, बेस्ड ऑन माई features. Why is it like that? What is the darkest reality that people don't understand? ये प्रोफेशन एक विजुअल पे जाता है. अगर एक डिज़ाइनर की एक स्टोरी है एंड आप एज अ मॉडल उस स्टोरी में फिट नहीं हो रहे तो आपको नहीं लिया जाएगा. इट इज़ एज सिंपल एज दैट. अगर आप में अकाउंटेंसी का एप्टीट्यूड नहीं है, आप सीए नहीं कर सकते. Agree. अगर आप ह्यूमन बॉडी के लिए पैशनेट नहीं हो, आपको डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आप में वो एम्पैथी नहीं आएगी. हर प्रोफेशन का एक प्री रेक्विजिट होता है और मॉडलिंग का ये प्री रेक्विजिट है. The only thing is that because it is in the public eye so much, that people have the right to comment. And क्योंकि एक सर्टिफाइड डिग्री नहीं होती कि आपने ये कर लिया तो आप मॉडल बन गए. आप इंस्टाग्राम पे जाओ, आपको करोड़ों लोग ऐसे मिलेंगे जिनके बायो में लिखा है मॉडल. किया उन्होंने आज तक मॉडलिंग, करना चाहते हैं. आप खुद एक डाइटिशियन है, राइट? अगर आपको कोई दिखे जिसने बिना कोर्स करे, बिना पढ़े लिखे लिख दिया कि मैं डाइटिशियन हूँ, इज दैट द राइट थिंग? No, it is not. So if anyone can wake up one day and write model in their Instagram bio, does that make them a model? It doesn't. और आप बिना बने, आपने पहले तो लिख दिया, तो आपने अपने दिमाग में सोच लिया कि आप बन गए. फिर जब आप जाते हो आपको सामने हार्श रियलिटी दिखती है, क्योंकि फैशन में कोई नेपोटिज्म नहीं है, किसी का बच्चा नहीं है, किसी की बीवी नहीं है, किसी का ये नहीं है. ऑल ऑफ देम आर यंग किड्स हु कम आउट ऑफ वर्किंग एक्सट्रीमली हार्ड on themselves to look a certain way. And if you are not ready to do it, you will not find your place, because जगह बहुत है, बहुत सारे shoots होते हैं, बहुत सारे shows होते हैं. That if you're a good model, you will find your place. जो लोग बोलते हैं, maybe they speak out of a place of insecurity, that they didn't become what they set out to become, because उनको लगा बड़ा आसान होगा, but नहीं होता. क्योंकि फैशन इंडस्ट्री बाहर से तो बहुत ग्लैमरस लगती है, राइट? बट फ्रॉम द इनसाइड हाउ इज इट? इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. इट इज़. अब जैसे इतने सारे इंडियन मॉडल्स हैं जो इंटरनेशनली सबसे बड़े शोज में चल रहे हैं, वेदर इट इज़ एट मिलान और पेरिस फैशन वीक, वेदर इट इज़ डिज़ाइनर्स लाइक राहुल मिश्रा एंड गौरव गुप्ता हु आर शोकेसिंग एट पेरिस कुट्योर वीक. ये सब हार्ड वर्क से होता है. जब आप बाहर की कंट्रीज़ में कास्टिंग में जाओ, हज़ारों लड़के और लड़कियां लाइन में खड़े होते हैं जी, एंड आपको कॉल बैक्स आते हैं इफ़ यू मेक इट एंड 1 2 3, उसके बाद यू मेक इट टू द शो. आर यू गेटिंग इट? आप बाहर जाके अटेम्प्ट कर रहे हो जहाँ हर कंट्री और हर एथनिसिटी से सबसे established models आते हैं, but still Indian models are now finding their place over there. Within India there are so many models who एक जो आप बोल रहे हो ब्यूटी का परसेप्शन चेंज हुआ है, you will see so many different faces today. और ये चीज़ सिर्फ फैशन ही लाता है. आपको बॉलीवुड में भी अगर आप आज देख लो, जितनी भी डाइवर्स स्टोरीज बन रही हैं या कहानियाँ अलग हो रही हैं, आपको एक डिफरेंट लुकिंग राधिका आप्टे दिखेगी इन अनकन्वेंशनल सेंस. आपको ऐसे गिने चुने 3-4 एक्ट्रेसेस दिखेंगी जिनको एक एंट्री पॉइंट मिलता है, जो एक ब्यूटी पर्सपेक्टिव और ब्यूटी स्टैंडर्ड में नहीं फिट होती. ये वाली कॉन्वर्सेशन बॉलीवुड के साथ करनी चाहिए, नॉट विथ फैशन. बिकॉज फैशन में फैशन एम्ब्रेसेस फेसेस, फैशन एम्ब्रेसेस डाइवर्सिटी, फैशन एम्ब्रेसेस डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि एक तरह मोल्ड करके ऐसे दिख सकते हैं. फैशन इंडस्ट्री में हर रोज़ हज़ारों की लाखों की तादाद में बच्चे, लड़के, लड़कियां आती हैं. देयर आर सो मैनी फैशन शोज़ हैपनिंग, देयर आर सो मैनी इवेंट्स जो होते हैं रेगुलर बेसिस में. बहुत सारे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट पेजेंट्रीज होती हैं, बहुत कुछ होता है, राइट? और सबका एक ही थॉट प्रोसेस है कि हमें मिस इंडिया बनना है, मिस यूनिवर्स बनना है, मिस्टर इंडिया बनना है, मिस्टर यूनिवर्स बनना है, राइट?
वो कड़वा सच क्या है जिसके लिए इस इंडस्ट्री में आने से पहले लोग तैयार नहीं होते, दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट? देखो, दो बहुत सेपरेट, दे आर लाइक टू डिफरेंट प्रोफेशंस. Fashion and pageantry is not the same. They're completely different. Fashion requires models. Pageantry requires a different category of people. That's why most people who come into pageantry, वो आते हैं एक maybe as an end goal to get into acting, or maybe to or to they have a cause. जैसे मिस वर्ल्ड में एक ब्यूटी विद अ पर्पस कॉज होता है, वो अपने आप को एक एनजीओ कॉज से जोड़ते हैं जिसको प्रोपगेट करते हैं आगे जाके. तो पैजेंट और फैशन का तो दे आर लाइक टू पैरेलल रोड्स. The only coinciding thing is that pageant girls and boys dress very well, तो fashion labels उनके कपड़े सॉस होते हैं. But otherwise very few pageantry girls get into modeling as a profession. Or for to become a model, you need to be a particular look. You need to have a particular sense of understanding of your body and garments, and you need to understand how to walk and pose really well and bring out the personality of the clothes through your personality. Whereas pageant एक अलग दुनिया है जहाँ पे आपको एक spokesperson होना पड़ता है, जहाँ पे आपको एक cause support करना पड़ता है, जहाँ पे आपको एक pageant girls की walk एकदम अलग होती है model walk से. Okay. The way they groom themselves is completely different. Pageantry में आपको question answer round करना पड़ता है, तो आपको एक बोलने का तरीका होता है, तो वो तो separate है. और इसलिए pageant के लिए there are grooming schools जहाँ पे ज़्यादातर girls जाके train करके आती हैं अब, वह थोड़ी सी refine होके आती हैं क्योंकि competition बहुत है. और मॉडल्स के लिए अगर आप एक सर्टन लुक फिट करते हो तो मॉडलिंग एजेंसीज हैं, वो एजेंसीज आपको साइन ऑन करती हैं एंड दे हेल्प यू ग्रूम योरसेल्फ. ओके, बट फिर एक्सप्लॉयटेशन का क्या, अनपेड वर्क का क्या, फेवरेटिज्म का क्या? बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो कि बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आए पिछले कुछ सालों के अंदर, और फिर वहीं पे बात आ जाती है घुमा फिरा के कि यार दिस इंडस्ट्री इज़ डार्क, दिस इंडस्ट्री इज़ नॉट फॉर एवरीवन. ये इंडस्ट्री ऐसी है कि यंग एस्पिरेंट्स अपनी इच्छाएं, अपनी चाहत लेके आते हैं और उनके साथ शोषण, आई यूज़ द वर्ड शोषण हियर, किया जाता है. उनको पैसे नहीं दिए जाते, उनके साथ गलत काम किए जाते हैं, एज पीपल से, राइट. एंड मैंने भी बहुत सारे पॉडकास्ट करे हैं जहाँ पे सामने से आके गेस्ट ने बोला है कि मुझे बोला कि तुम्हें मेरे साथ सोना पड़ेगा या ऐसा कुछ करना पड़ेगा या मुझे पैसे नहीं दिए गए. व्हाट इज़ योर से इन दिस? इफ़ यू आर गुड एट वॉट यू डू, आप ये कभी फेस नहीं करोगे. इट इज़ एज सिंपल एज दैट. देर आर सो मेनी मॉडल्स दैट आई वर्क विद, और जो सबसे सक्सेसफुल होंगे, एंड देर आर लोगों के दिमाग में ये भी आता है कि मॉडलिंग लॉन्ग टर्म प्रोफेशन नहीं है, शॉर्ट टर्म प्रोफेशन है. आई नो मेल मॉडल्स हु आर रीचिंग देयर 40s, आई नो फीमेल मॉडल्स हु आर probably in their early 50s or in their 40s who are working hand in hand with models जो 18, 19, 20 साल की होंगी. तो एक तो ये लॉन्ग टर्म प्रोफेशन का क्वेश्चन तो इसमें आंसर हो जाता है कि ये लॉन्ग टर्म है. आप मेरे को ये बताइए कि गलत है, मैं ये नहीं बोल रहा सही है या गलत है, आपको लगता है कि ये वाली जो एक्सप्लॉयटेशन वाली जो बात आती है कॉर्पोरेट्स में नहीं होती? आपको लगता है जो सीनियर एम्प्लॉयज़ होते हैं वो जूनियर एम्प्लॉयज़ को नहीं एक्सप्लॉयट करते? बट क्योंकि वो लाइमलाइट में नहीं होते तो वो बात ऑफिस के अंदर रह जाती है, वो HR को रिपोर्ट करती है, नहीं करती. आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स who have had such a horrible experience with their bosses in corporate life that some of them have left that profession because it leaves such a dark scar in their mind. क्योंकि फैशन और एंटरटेनमेंट न्यूज़पेपर में आ सकती है, तो इसलिए लोगों के दिमाग में बात बैठ गई है कि इस इंडस्ट्री में ऐसा होता है या हो सकता है. गलत दोनों जगह है, गलत कॉर्पोरेट में भी है, गलत इधर भी है. बट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है चॉइस. क्या आप अपने हार्डवर्क और अपने आप को एक फिट बना के सक्सेसफुल हो सकते हो? तो आप होगे, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. क्या आप वो सीढ़ी
एक फ्लोर जंप करके ऊपर पहुंचना चाहते हो, गलत दरवाज़ा खोल के, वो चॉइस भी आंसर आपके पास। ये तापसी पन्नू ने एक मूवी में बोला था, नो मीन्स नो। द आंसर इज नो. No one should have the ability to force you. Is it like 90% लोग शॉर्टकट को अपनाते हैं just to get validation and fame? मेरे को नहीं लगता that there is a benchmark to कितने लोग ये करते हैं, कितने नहीं करते. बट मैं ये आपको बोल सकता हूँ कि 90% लोग जो सर्वाइव करते हैं इस इंडस्ट्री में, वो लोग होते हैं जो अपने ऊपर वर्क करके यहाँ तक पहुँचे हैं. और अगर आपको, और अब ना आपको अगर राइट इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो इंस्टाग्राम और यूट्यूब और सोशल मीडिया पे इजीली अवेलेबल है. आप गलत लोगों के पास जाओगे, गलत रास्ते से जाओगे, आपको वो अवेयरनेस होगी. आप सही तरीके से जाओ. मॉडलिंग के लिए इतनी बढ़िया बढ़िया एजेंसीज हैं हमारी कंट्री में, आप उनको अप्रोच करो, आप उनसे फीडबैक लो कि आप क्यों नहीं साइन हो पा रहे. और आपके पास सबसे आसान तरीका है कि आपके घर में एक शीशा है, शीशे में देखिए, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, डू यू हैव इट इन यू टू बिकम अ मॉडल. आज हमारे कंट्री में पहले देयर यूज्ड टू बी अ हैंडफुल ऑफ मॉडल्स, इसलिए आपको रोटेशन में वही दिखते थे 10-15 मेल मॉडल्स और फीमेल मॉडल्स. अब देयर आर हंड्रेड्स ऑफ मॉडल्स हु आर बुकिंग जॉब्स एंड सक्सेसफुल इन शूट्स, ई-कॉमर्स, कैंपेन्स, शोज, डिफरेंट एस्पेक्ट्स. पर उन्होंने अपने आप को पहचाना, अपने आप पे वर्क किया, एजेंसी के साथ साइन किया, एजेंसी ने उनको ढंग के तरीके से पिच किया और वो अब सक्सेसफुली वर्क कर रही हैं. अगर आपको नाक उल्टी पकड़नी है और फिर आप बोल रहे हो कि मेरा हाथ इतना क्यों स्ट्रेच हो रहा है, वो तो आपकी गलती है ना. सोचने वाली बात है. दिस इज समथिंग जिसके बारे में लोगों को विचार करना चाहिए. बट यू एज ए पर्सन हु इज वर्किंग विद टैलेंट्स, राइट, क्या आपने कभी ऐसी सिचुएशन में किसी को देखा है दैट दे लूज देमसेल्व्स जस्ट फॉर द validation and fame? Dhruv, I think I'm a very hard-shelled person, so I don't think that I give out that energy for anyone to feel insecure in front of me in that way, or at least I hope so that they don't. मेरे को ये लगता है कि मेरे को जनरली वो लोग ही अप्रोच करते हैं जिनको जो थोड़े से ग्रूम्ड आते हैं, ओके, और जिनके अंदर एक पोटेंशियल होता है. एंड दोज आर द पीपल दैट आई लाइक टू वर्क विद, बिकॉज इवेंचुअली क्या है, वो मॉडल कैमरा के सामने ना डिज़ाइनर जा रहा ना मैं जा रहा, कैमरा के सामने वो मॉडल होगा. जो इमेजरी आएगी, वेदर इट्स ऑन द डिज़ाइनर्स वेबसाइट और देयर बैनर्स, इट विल बी ऑफ द मॉडल. It has to be a great model who does a great job with representing the storytelling and the outfit. So my job is to pick the right talent to fit. Shows में sometimes you get a pool of model that has been pre-picked, तो उसमें तो हमारी choice ही नहीं होती. At a fashion week, you generally get a pool of model that is pre-decided. तो you get the clothes and you get the models, और आपको पता है आपको इन्हीं models के साथ work करना है. तो उसमें तो we don't get into the process of casting or selecting the cast. You work with the models that you've got. But वहाँ तक पहुँचने के लिए you have to be good enough. And good enough does not only, हम ऐसे country में born हुए हैं जहाँ पे एक type of look नहीं है. अगर आप west में जाओ, there's a, you see a model and you can tell which country they're from. Or at least which region they belong to. But हमारा इतना diverse country है that you have red, white, fair skin from Jammu and Kashmir. You get fairer skin from the north. You get wheatish skin thereafter. You get beautiful, flawless, dusky skin from the south. You get fantastic, flawless skin from the northeast and beautiful hair, great body types. तो तुम्हें हर जगह से इतनी diversity मिल रही है कि हम stereotype कर ही नहीं सकते कि ये Indian है और ये Indian beauty है. Right. क्योंकि आपको इतनी diversity अपने ही demographic के अंदर मिल रही है. But on the other hand, I'll say, I did a podcast with a influencer
मॉडल, शी हैज़ डन अ लॉट ऑफ शोज़, और उन्होंने जहाँ आप बैठे हो वहीं पे बैठ के एक बात बोली थी कि जीतना है तो सोना पड़ेगा, जीतना है तो टांगे फैलानी पड़ेंगी, एंड दीज वर द वर्ड्स, राइट? कितना सच है, कितनी सच्चाई है इस चीज़ में? क्योंकि अगर एक इंसान एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के इतना लाउडली बोल रहा है, बिकॉज द पर्सन ऑल्सो नोज दैट दिस इज गोइंग टू गो लाइव ऑन अ प्लेटफॉर्म दैट इज सो बिग एंड दैट कन्वर्सेशन कैन रीच द मासेस, कुछ तो फेस किया होगा ना उस इंसान ने, कुछ तो हुआ होगा उस इंसान के साथ कि वो बहुत ही ज़्यादा ओपनली बोल रहा है कि जीतना है तो सोना पड़ेगा, जीतना है तो आपको टांगे फैलानी पड़ेंगी, यू हैव टू स्प्रेड योर लेग्स, यू हैव टू सर्व योर सेल्फ टू समवन जस्ट टू विन अ टाइटल. जो ये इंसान ने चीज बोली है, फर्स्टली दिस पर्सन शुड नॉट जनरलाइज एनीथिंग. Any experience that comes to you must come, if you're making such a statement and such a strong statement, Yes. it has to come out of personal experience or site instances. तुम generalize नहीं कर सकते, because I have worked with so many of these girls and I know what they go through to be where they are. उनकी मेहनत को तुम इतना छोटा कर रहे हो just because you have had a bad experience. तुम एक जेनेरिक स्टेटमेंट तो बना ही नहीं सकते, करेक्ट? सेकेंड थिंग इज कि अगर वो ये बोल रही है और आपने बोला कि वो मॉडल है और उसने पैजेंट्स भी किए हैं और वो इन्फ्लुएंसर भी है, पहले बात तो वो तीनों में से क्या है, बिकॉज तीनों अलग ही प्रोफेशंस हैं. ओके, एंड मे बी इफ यू आर सेइंग दैट शी इज एन इन्फ्लुएंसर, शी मेड दिस पासिंग स्टेटमेंट बिकॉज शी नोज दैट शी मेड दिस पासिंग स्टेटमेंट बिकॉज शी नोज दैट दिस विल क्रिएट वायरलिटी इन हर कंटेंट. भाई उसको तो फॉलोअर्स चाहिए, हो सकता है इसीलिए पॉडकास्ट के लिए आई हो, इसीलिए वो स्टेटमेंट उसने बोली है. पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करो, शेयर योर पर्सनल पेन. You have gone through something, an opportunity has been taken away from you because something has happened to you. Share it as your personal experience ना. तुम एक जनरलाइज करके क्यों बोल रहे हो कि यही करना पड़ेगा और ऐसे ही होता है? अगर आप ये बोल रहे हो कि उसको पता है ये मासेस के पास जाएगी, तो वो तो सेंसेशनलाइज कर रही है इस बात को. बिकॉज जितने भी पैजेंट विनर्स के साथ मैंने वर्क किया है, दे ऑल कम फ्रॉम very, very, very good families. I have met their parents. We've traveled together for shows and shoots during the course of their reign. Right? तो आप एक ये sweeping statement नहीं कर सकते कि यही करना, and you can't be so crass about it. The problem is that social media के through लोगों को लगता है कि वो जितनी अश्लील भाषा यूज़ करें उतना ही ज़्यादा, because I don't think किसी भी लड़की को ये बोलना भी शोभा देता है जिस तरह उसने ये बात प्रेजेंट करी है. बिकॉज नो वन who has any sense of themselves will ever talk like this अगर किसी के साथ ऐसा हुआ हो तो पर्सनली बोलो ना. If today it happened to her, say it that she was asked to do this. But don't you think she was vocal about what she felt? That's the problem with social media. That's the problem with the internet. That today you can be vocal about anything and make sweeping statements about everyone. अब ये तुम बोल रहे हो मासिक के पास पहुंच रही है, मासिक के पास ये बात पहुंची, वो तो ये सोचेंगे ना कि पिछले 5-10 साल में 15 साल में जो भी गर्ल जीती है वो यही करके जीती है. What image are you creating to people? Today when Priyanka Chopra has achieved so much in her life, her starting point was a pageant. For Aishwarya Rai, for Manushi, for Harnaz, for so many girls from 94 is when Aishwarya and Sushmita had won, to 2021 when Harnaz won. Are you trying to say that every year this is what has happened? Don't make a sweeping statement. You can say that you think that this is the way. And if you're making a sweeping statement about such a big organization, where's the proof? If you are the proof, stand up for yourself, talk about yourself, generalize mat karo. Talk about yourself. One girl who won an international pageant gave away her title a year back, not for these reasons, but she did not,
the work environment she felt was not conducive to what she expected it to be. She gave a clear statement on YouTube on a long 20-30 minute video where she voiced everything she felt happened to her, which was incorrect in terms of treatment, professional treatment, and she gave up the crown. If you feel you're being wronged, say it when it happens to you, right. not years or months later and then generalize it. Because दूसरे जन जैसे मेरे को ये स्टेटमेंट ऐसी नहीं लगी कि ये एक्सपीरियंस से आई है, एंड आई एम रियली सॉरी समथिंग लाइक दैट वुड हैव हैपेंड टू हर थ्रू एनीवन एल्स, बट एंड आई फील हॉरिबल फॉर हर इफ शी फेस्ड एनीथिंग, बट इट सीम्स लाइक इट कम्स आउट ऑफ अ स्पेस ऑफ बिटरनेस. बिकॉज अब तो तुम मूव ऑन हो गया. अगर तुम बोल रहे हो कि तुम मॉडल हो, तुम इन्फ्लुएंसर हो, तुमने आज की डेट में इतना अचीव कर लिया अपनी लाइफ में, क्यों अपने पास्ट की बिटर ट्रूथ जनरलाइज कर रहे हो? बट डोंट यू थिंक दैट इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा फेक होप है? बिकॉज द होप टू अचीव समथिंग, द होप टू गेट समथिंग, द होप, जब आपको बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि यार यू डूइंग गुड, यू लुकिंग ब्यूटिफुल, यू विल डू इट, यू विल गेट इट, हो जाएगा, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन सब बिखर जाता है. वो कांच होता है ना, जब वो गिरता है तो शैटर्स, राइट? डोंट यू थिंक दैट इज दिस इंडस्ट्री इज फुल ऑफ फेक होप? मैं पेजेंट्री की बात कर रहा हूँ. अगर आपको ये फेक होप जल्दी, जैसे आप बोल रहे हैं ना कि टूट के बिखर जाती है, जितनी जल्दी टूट के बिखर जाए उतना जल्दी आपको टाइम मिलता है रिकवर करने का. अगर आप ये फेक होप अपने दिमाग और दिल में लेकर बैठ जाओ और पुश करते रहो करते रहो करते रहो, देखो आपको अपना सच मालूम है. Like I'll give you an example. There is a girl from Thailand who tried in pageants. I think उन्होंने 4 या 5 बार ट्राई किया. वो फर्स्ट रनर अप आके रह गई, सेकंड रनर अप आके रह गई, थर्ड रनर अप आके रह गई. वो कभी जीती नहीं. ओके. पर वो ट्राई करती गई. उनको फैन सपोर्ट बहुत था. Till last year she won, and then she went and she came first runner up at Miss Universe. वहाँ पे भी फर्स्ट रनर अप आई. वाओ. बट देयर वाज अ वॉइस इनसाइड ऑफ हर ना, जिसने बोला होगा कि ये फेक होप नहीं है, मेरे को लग रहा है कि कुछ है, थोड़ा सा कहीं पे रोके जा रही हूँ, कहीं पे कोई अड़चन आ रही है, बट वो है मेरे अंदर. हरनाज भी पहले फेमिना मिस इंडिया में आई थी, टॉप 12 में आके वो आगे नहीं पहुंची थी, बट उन्होंने उनको नोटिस किया, ये मेरे अंदर इम्प्रूव हो सकता है. वो एकदम परफेक्ट करके आई, तो फिर मिस इंडिया यूनिवर्स जीत के मिस यूनिवर्स जीती. तो वो फेक आपको होप तो दुनिया देती है, आपके पेरेंट्स देते हैं. आपकी चाहे शक्ल जैसी भी हो, आपके पेरेंट्स बोलेंगे आप दुनिया के सबसे हैंडसम या सबसे खूबसूरत लड़का या लड़की हो, राइट. बट अगेन शीशा तो आपको दिख रहा है ना. आपको पैजेंट्स में अच्छा दिखना के साथ अच्छा बोलना भी ज़रूरी है, एक जनरल नॉलेज भी ज़रूरी है, एक अवेयरनेस भी ज़रूरी है, अवेयरनेस ऑफ पैजेंट्री भी ज़रूरी है. आप किस पैजेंट, हर इंटरनेशनल पैजेंट भी अलग है. मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस ये मिस वो, सब सारे पैजेंट्स की एक रिक्वायरमेंट अलग होती है. द वे यू वॉक, हाउ यू आंसर, हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, हाउ यू ड्रेस इज कम्प्लीटली डिफरेंट. आई थिंक खुद को खुद से पहचानना ज़्यादा ज़रूरी है इनिशियल स्टेज में, इनिशियल फेज में. करेक्ट. सो दैट देन people can recognize you for who you are and what you your are. potential is. Right. और जब आप आते भी हो, जैसे अगर आप किसी पैजेंट में आओ और अगर आप बाकी की 20, 25, 30 कंटेस्टेंट्स को देखो, आप खुद ही समझ जाओगे कि आप में वो पोटेंशियल है कि नहीं. बट यहाँ पे एक और चीज़ आती है. पोटेंशियल की बात कर रहे थे यार. नाम बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं, राइट. हमने देखा, समय के साथ हम देखते ही आ रहे हैं ना. एक टाइम पे प्रियंका चोपड़ा वॉज द फेस. शी वॉज द पर्सन जो हर ज़ुबान पे उनका नाम था. देन दीपिका वॉज देयर, सुष्मिता सेन जी थी. सो मेनी नेम्स. नाम बदलता है, चेहरा बदलता है, एक नया चेहरा आ जाता है, पुराने नाम को लोग भुला देते हैं. वॉट अकॉर्डिंग टू यू इज़ फेम, रियल फेम? क्या होता है ये? आई थिंक व्हेन यू डोंट रन बिहाइंड फेम, नो, when you're very passionate for what you do, which goes hand in hand with how good you are with what you do, you will stay. और वो फेम खुद आएगी. अगर आप फेम के पीछे भागोगे तो मिल तो सकती है,
बट अगर आप इफ़ यू नॉट गुड एट वॉट यू डू वो सस्टेन नहीं होगी. हम्म. तो आई थिंक एक ये जो ड्राइव टुवर्ड्स फेम है वो आपको लंबे समय तक नहीं रखेगी. बट अगर आप जो कर रहे हो उसके साथ उस पर आप कमिटेड हो. प्रियंका चोपड़ा इंडिया के बाहर गई जब वो इंडिया में प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस थी. शी रिस्क्ड इट. उन्होंने अपना शी डैबल्ड विद अ म्यूजिक करियर एज वेल. अगर वो पोजीशन पे होकर एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं, हुआ वी. सही बात है. तो आप काम करो, बी वेरी गुड एट वॉट यू डू, और वो फेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा. नहीं आएगा, यू विल स्टिल कंटिन्यू टू डू. आप एक खाली फुकट फेम के साथ क्या करोगे? सही बात है. बट क्या आपको लगता है कि पेजेंट्री आज के समय में इज इट अबाउट एम्पावरिंग वुमेन? इज इट स्टिल अबाउट एम्पावरिंग वुमेन? ब्यूटी विद अ पर्पस के टाइटल्स होते हैं, राइट? डू यू स्टिल थिंक दैट कहीं वो एसेंस बचा है इस इंडस्ट्री के अंदर? वो कोर वैल्यूज जिनकी बातें हम लोग करते हैं, इज इट स्टिल देयर? दिस इज अ डिफिकल्ट वन. आई थिंक एम्पावरमेंट वन कम्स फ्रॉम विद इन. जो गर्ल्स पैजेंट्स में आती हैं, दे कम देयर विद अ थॉट टू एम्पावर देमसेल्व्स. वो जनरली कोई विमेन एम्पावरमेंट का नारा नहीं होता उधर. यू आर कमिंग एज एन इंडिविजुअल हु इज अ वुमन हु वांट्स टू बी एम्पावर्ड एक प्लेटफॉर्म के साथ जो आपको विजिबिलिटी देता है. तो वो सेल्फ एम्पावरिंग है. अब वो प्लेटफॉर्म आपको एक जनरलाइज्ड एम्पावरमेंट नहीं दे रहा. आप जाके अपने आप को एम्पावर कर रहे हो. बट वॉज दिस नॉट अबाउट, मैं पहले की बात कर रहा हूँ कि एक वॉइस थी, राइट, हु इज द वॉइस फॉर द विमेन out there, that yes, I have done this, I have achieved this. It is for empowering other women. If I have done this, you can also do it. I'll tell you what, जब ये वाला pageant का phase था, where people used to at a mass level look up to pageant winners, वो ऐसा टाइम था कि pageants was the only way for women to find fame. एक अच्छा प्लेटफॉर्म था जहां आप आओ और आप अपने आप को प्रेजेंट करो और जीतो और आपको एक पेव्ड पाथ मिल जाता है. What has happened in the last 2 decades is that एक इंटरनेशनल मार्केट खुल गया है. There are talent management agencies that have come up for acting, and there are modeling agencies that have come up for modeling. Now, if someone has the art and the creativity और उनके पास ये purpose है ये करने का profession में, वो pageant में अपना time नहीं spend करते क्योंकि उनको पता है कि उनके core professional career का 1-1.5 साल pageant की preparation में चले जाएगा minimum. वो directly acting school करके टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसीज को पिच करना चालू करती है और कास्टिंग एजेंट्स को पिच करती हैं. मॉडल्स विल डायरेक्टली सेंड देयर पोलरॉइड्स टू अ मॉडलिंग एजेंसी और वो वहाँ पे काम करना चालू कर देते हैं. तो इसलिए जो एक्चुअली एक सीरियस लेवल ऑफ ऑप्शंस ऑफ डेलीगेट्स थे जो पैजेंट्स में आते थे, अब वो तो वाइप आउट ही हो गए. अब जो बची हैं गर्ल्स जो आती हैं आर गर्ल्स हु वन are very very passionate about Miss India. कुछ गर्ल्स ऐसी होती हैं जो 5, 6, 7 साल की उम्र से उनका एक क्राउन का ड्रीम होता है. उसका उनको ये नहीं पता कि इस ड्रीम के साथ आगे क्या होगा. उनका ड्रीम होता है कि मेरे को मिस इंडिया बनना है. राइट. एक ये कैटेगरी की गर्ल्स होती हैं. 2 होती हैं Tier 2, Tier 3 सिटीज़ की गर्ल्स जिनको अभी भी लगता है कि द ओनली वे टू गेट इन टू एंटरटेनमेंट और फैशन इज मिस इंडिया जीत कर. उनको ये अवेयरनेस ही नहीं है कि एजेंसीज और ये सब हैं जिसमें वो डायरेक्टली काम कर सकती हैं. राइट. तो इसलिए अब द टाइप ऑफ गर्ल्स हु एंड अप कमिंग इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट, हु हैव द सेम ड्रीम, हु हैव द सेम कमिटमेंट एंड सेम पैशन. राइट. और अब एक ग्लोबल अवेयरनेस बढ़ गई है ना. अब एक गोल्डन रूल नहीं है कि अगर आपने ये किया तो आप सक्सेसफुल होगे. अगर आपको याद हो जब हम when I was younger, Liril used to come out with a campaign every year.
and they used to get an outsider. Right. There was, and Yes. वो girl would become the face of Bollywood because come what may वो 1.5-2 साल में movie sign कर ही लेती थी. कर ही Whether लेती it was थी, yes. Sonali Bendre or Preeti Zinta, the True. top names came through that. Right? Even Santoor soap का जो था, they also used to have new faces for their campaigns. अब वो नहीं होता. Santoor mom, Right. I still remember, yes. तो अब वो नहीं होता. Because now you're getting established talent everywhere to work with. तो इसलिए the only thing is a lot of people don't want to commit those many years to pageants with the hope that something will come out of it. True. Back in 2006, social media इतना नहीं था, right? आज की डेट में सोशल मीडिया ने हर इंसान को एक स्टाइलिस्ट, एक मॉडल, एक कमेंटेटर बना दिया है. What is your take on this? Is it something that is for the good? और यही वो माध्यम है, this is the source of all the negative information that people are getting about the fashion industry, the pageant industry. What is your take? Too much of everything is wrong ना. अगर कुछ भी चीज़ बहुत ज़्यादा हो उसका मीनिंग, उसका मूल्य लूज हो जाता है. Right. राइट. सो नाउ ऑफ कोर्स अब वो अवेयरनेस के साथ अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज़्यादा है. पहले जैसे मैंने बोला था कि पहले हैंडफुल ऑफ मॉडल्स होते थे, अब इतने सारे मॉडल्स हैं, ऑल अ लॉट ऑफ देम आर वर्किंग. द प्रॉब्लम इज दैट to be able to decipher what is relevant and correct information और क्या noise है, ये आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज बहुत लोग, क्योंकि फ्री मीडियम है ना, इंस्टाग्राम पे आप कैमरा ऑन करके कुछ भी रिकॉर्ड करके डाल दो. इट इज़ अ फ्री मीडियम. यू कैन पोस्ट वॉट एवर यू वॉन्ट, यू कैन से वॉट एवर यू वॉन्ट अबाउट एनी वन और एनी थिंग. तो एक तो आपकी कॉन्शियसनेस होनी चाहिए विच इवेल्युएट्स दैट what you are saying may give you views, but is that the right thing to do? Because you are passing a judgment on someone else who's going through a journey of themselves. वो जो human value और एक respect for another person gets lost on social media. True. और ज़्यादातर आप देखोगे कि ये जो trolls और comments आते हैं are faceless accounts, are all accounts that don't reveal themselves. If you come from a knowledgeable standpoint and if you have an opinion, share it as who you are. True. Why would you share it without being seen? Because that means you are saying something which you also don't believe in. नहीं तो आप निडर होके करोगे. आप इसलिए एक फेक अकाउंट से करते हो क्योंकि आपको फियर है कि अगर आप दिख गए तो लोग आपको जज करेंगे. Right. पर आप पर्दे के पीछे छुप के किसी को भी जज करो, वो सही है. But as someone who wants to become a model or a designer or a stylist, the right information is also available on social media. It has made life so much easier for us to contact. अब जैसे अगर मेरे को jewelry source करनी होती है किसी shoot के लिए, there are so many brands that I may not know had social media not been there. Wow. And it's become so much easier for me to contact them and reach out to them. Completely agree with you on that. Yes. and give them a platform because it is a collaborative between the designer and the accessories and the footwear To showcase their product. Yes. Wow. On Right. a mutual platform. Right. So social media has a great reach. Also models also sometimes in a during the off season when you don't have too much work, you can still do some cool test shoots and looks and put out pictures of yourself which will give us an idea of what you're capable of doing and Right. capable of looking like. True. तो मीडियम तो उसमें में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज कर रहे हो. But what is that one harsh truth about the industry? क्योंकि बहुत सारे बच्चे they are वो ना एक भीड़ है, ठीक है. They want to build a career in fashion, want to build a career as a stylist, as a designer, right? What is that one harsh truth that every aspirant उसको समझ में आ जानी चाहिए अपनी लाइफ में at a very early point, even if it is harsh or it hurts, कि ये नहीं करना, ये नहीं होना चाहिए, this is not right.
सबसे बड़ी harsh truth for anyone who wants to be in this industry is कि एक प्रोफेशन है, शौक नहीं. जो भीड़ आती है ना वो ये सोचती है कि अपना शौक पूरा करने. Wow, that's very powerful. बट वेद स्टाइलिंग एक प्रोफेशन है, मॉडलिंग एक प्रोफेशन है, डिज़ाइन एक प्रोफेशन है, फोटोग्राफी, हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, ये सारे प्रोफेशंस हैं. आप आके अपना शौक पूरा करने नहीं आ सकते बिकॉज वहाँ पे लोग अपना प्रोफेशन रिस्पेक्ट करके आए हैं. आप एक सेकंड में पकड़े जाओगे कि आप एक शौकिया आए हो 4 लोगों को फ़ोटो दिखाने कि आप ये करके जा रहे हो. अगर आप ये डार्क ट्रूथ को एक्सेप्ट कर लो कि जितनी कमिटमेंट आपको इंजीनियरिंग और एमबीए और मेडिसिन में देनी पड़ेगी उतनी या उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे भी देनी पड़ेगी क्योंकि फिजिकल लेबर भी है, खड़े रहोगे घंटों तक. राइट, कंप्लीटली एग्री विद यू ऑन दैट. तो दैट्स समथिंग जो मतलब आफ्टर हैविंग सच अ लॉन्ग कन्वर्सेशन विद यू, दिस इज वन ऑफ द हार्डेस्ट हिटिंग फैक्ट्स दैट पीपल शुड अंडरस्टैंड. मुझे लगता है कि जितने भी लड़के और लड़कियां मॉडलिंग, पेजेंट्री, इवन एक्टिंग की तरफ जाना चाहते हैं, टेक इट एज अ प्रोफेशन भाई. राइट. शौक तो सबको होता है ना, गाना गाने का भी होता है, डांस करने का भी होता है, बहुत सारी चीज़ों का होता है. और शौक इंस्टाग्राम पे पूरे करो, अपनी फ़ोटो खींचो घर पे, वीडियोस बनाओ अपने अलग अलग लुक्स में, एंड इफ दैट वर्क्स आउट स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट बिकॉज दैट यू आर डूइंग इन द स्फीयर ऑफ योरसेल्फ. अग्री. Then brands will contact you if your content is interesting and if you build on it. सही बात है यार. यही तो चीज़ें समझने वाली है ना. लोगों को लगता है यार ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा. आई थिंक जो हमने अभी तक कन्वर्सेशन करी है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें लोगों को क्लियर हो जाएंगी. दिस इज वॉट इट इज. आओ मत आओ, करना है नहीं करना. मुझे लगता है ये पॉडकास्ट देखने के बाद दे विल बी एबल टू डिसाइड समवेयर कि what is right and what is wrong. क्योंकि बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है इंटरनेट पे जिससे a lot of these young kids, again I'll say young kids, 16, 17, 18, 19 का जो एज ग्रुप है वो चाहते हुए भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि यार ये इंडस्ट्री बहुत गंदी है. This is a place where all the bad things are happening. Sex, drugs, exploitation and whatnot. But on the other side, if a person understands and takes it as a profession and works hard, then मुझे लगता है कि what you said कि इतना भी बुरा नहीं है जितना दिखाया जा रहा है. I'll tell you one more thing. Modeling is the safest profession and the most opportunist profession for women. There is no one, if you're working with the right people and you don't go through this layer of fake fashion जो regional और ऐसे level पे लोग करते हैं, जो the established fashion industry in India is the safest for women. Women are thoroughly respected for them. Anyone who works with them, whether it's designers or stylists or anyone, for them it's a body form. No one sees it as gender. So they work with 5, 10, 15, 1, 20 different body forms for the clothes to look the best. Right. Female models get paid better than male models. There are more job opportunities for female models than male models because there are more designers who do women's wear. So the number of shoes and shows for women is much more. कितनी क्लैरिटी से एक बात बता दी कि लोगों को लगे कि भाई इट्स मोर ऑफ अ विमेन सेंट्रिक इंडस्ट्री. देयर आर मोर डिजाइनर्स हु आर मेकिंग क्लोथ्स एंड आउटफिट्स फॉर विमेन. राइट. तो इसीलिए ये इंडस्ट्री है विमेन सेंट्रिक एंड द लेस जॉब्स फॉर मेन. Correct. I don't know any parent whose daughter is a model where they feel scared when their daughter's at work. But I know a lot of parents whose daughter who goes for a corporate job are in constant fear. The designers and the crew
in fashion has so much heart, they will, and the backstage managers, they will ensure that a model comes safe and goes back safe. Corporate में जो तुम 9 से 5 बजे, और 5 तो बोलने की बात है, 10 बजे तक बैठे रहते हैं एम्प्लॉयज़, तुम ऑफिस के बाहर निकलो, किसी को कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा तुम कैसे ऑफिस आ रहे हो, कैसे जा रहे हो. फैशन एक इंडस्ट्री है जहाँ पे they will think about how you're reaching a place and how you're going back. So this mindset of it being unsafe, or if of these things happening, that thing happening, all of these are personal choices. The industry does not force, the industry does not propagate, and the industry does not tell you that this is the norm. You may come with this mindset जब तुम शौकिया फैशन में घुसते हो, नॉट एज अ प्रोफेशन, कि चलो ये करते हैं, यहाँ पे ये करेंगे, वो करेंगे, ये होगा, वो होगा, ये तुम्हारा थॉट प्रोसेस है. और जब तुम इधर आते हो और तुम्हें लगता है ओ यहाँ तो काम भी करना पड़ता है, और जब काम करने की बारी आती है तो तुमसे 100 मॉडल्स और बेहतर हैं, क्योंकि तुमने तो अपने पे काम किया नहीं, तो तुम्हें काम मिलता नहीं, तो तुम फिर वापस सीढ़ियाँ नीचे लेकर अपने छत पे खड़े होकर चिल्लाते हो कि यहाँ पे बॉडी शेमिंग होती है, और यहाँ पे फेवरेटिज्म होता है, यहाँ पे, क्योंकि जो मॉडल्स वर्क कर रहे हैं वो तो कोई नहीं बोल रहा फेवरेटिज्म का, वो तो रोज़ शूट कर रहे हैं. सही बात है. कौन चिल्ला रहा है? वो चिल्ला रहे हैं ना जो शौकिया घुसा था पर उसकी गाड़ी नहीं चली. किसने गारंटी दी है कि आप MBBS करो, स्पेशलाइजेशन करो, PhD करो, उसके बाद भी आपको टॉप हॉस्पिटल में जॉब मिलेगी 8 साल पढ़ाई करके? किसी ने नहीं बोला. आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है कि आप अपना हॉस्पिटल खोलो, क्लिनिक खोलो. सही बात है. मेहनत तो वहाँ पे भी करनी पड़ती है. वहाँ पे आप 10-12 साल देने को तैयार हो, यहाँ पे आपको 5 महीने में ऐसा लगता है कि मेरे को पहला शो मिल जाना चाहिए. बहुत सारी फेकनेस है यहाँ पे, बहुत सारी चीजें हैं जो अपने लोगों को लगता है. हाँ एग्जैक्टली, अपने अंदर. क्योंकि मेरी चाहत तो ये है ना कि मैं तो बस कर दूंगा या कर दूंगी क्योंकि शौक है. करेक्ट. नॉट टेकिंग इट एज अ प्रोफेशन. या एज यू ओनली सेड अभी कि देयर इज नो गारंटी जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी. हाउ प्रोफेशनल यू आर, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. अगर आप हो प्रोफेशनल तो आपको हो सकता है दैट यू माइट लैंड समवेयर. और इतने प्लेटफॉर्म्स खुलते हैं ध्रुव. देयर आर सो मेनी मॉडल्स टुडे who started off as a model. Of course, some have moved into acting. There are some who have become show directors and show choreographers themselves. Some have started designer labels of themselves. Some have become photographers or DJs or started businesses of their own. So it becomes a stepping stone because it opens so many avenues for you, because you're in constant touch with other creative people for you to see what you can do. Agree, completely agree. For someone with limited money but big ambitions, right? What are the first 3 steps, smart steps I'll say, they should take to enter the industry? Industry में आने के लिए वो क्या 3 simple steps होंगे जो एक इंसान ले सकता है, कर सकता है, अगर उसके पास limited resources हैं but उसके सपने बहुत बड़े हैं? 3 बड़े easy steps हैं. First, make yourself look like a model. Second, अपने पोलरॉइड्स खींचो. थर्ड, एजेंसीज को ईमेल कर दो. बस. इट्स एज सिंपल एज दैट. अगर आप इसमें से एक भी स्टेप स्किप करोगे आप वहीं अटके रहोगे. नंबर 1 स्टेप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. इस इंडस्ट्री में बहुत सारे मॉडल्स वर्क कर रहे हैं. सी वॉट दे लुक लाइक. And it's not about the body type or something. You might have a different body type. You have to be fit. You have to be fit. You can't be. There are people who are broad-shouldered, broad-hipped. There are different. India is generally more accepting to various bodies because Indian couture looks better on slightly curvy bodies, right? So अपने frame, जो आपका frame है उसके अंदर fit हो, skin, hair, इन सब चीज़ों का care करो. जब आपको लग रहा है आप दिख रहे हो मॉडल जैसे, तो आप एक अच्छी लाइट में, नेचुरल लाइट में, नो मेकअप, ब्लैक टी शर्ट, ब्लू जीन्स, फोटो खींचो, फ्रंट, साइड, बैक, क्लोज अप.
एक लिस्ट बनाओ कंट्री की 10-15 बेस्ट मॉडलिंग एजेंसीज, उनको मेल कर दो. अगर आपका स्टेप 1 सक्सेसफुल है तो स्टेप 3 से रिप्लाई 100% आएगा. अगर आपका स्टेप 1 बहुत ही सक्सेसफुल है तो स्टेप 3 आपको एटलीस्ट 5-10 एजेंसीज रिप्लाई करेंगी. अगर आपको किसी से रिप्लाई नहीं आया तो आप स्टेप 1 पे वापस जाओ और वापस वर्क करो. फिर स्टेप 2 करो, फोटोज़ खींचो, और फिर स्टेप 3 पर जाओ. ये ही 3 बहुत ही आसान स्टेप्स हैं जिसको करके आप इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हो सकते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे दिमाग में है. बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ एंड देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड पोर्टफोलियो बनवा लो, राइट? अभी आपने एक बहुत ही सिंपल तरीका बताया टू गेट इनटू द इंडस्ट्री, राइट? लुक लाइक अ मॉडल, क्लिक योर पिक्चर्स, पोलराइड्स एंड ईमेल इट, राइट? ये पोर्टफोलियो बनाने वाली कहानी कहाँ से बीच में आती है? व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट टू हैव अ पोर्टफोलियो? See, portfolios used to be important back in the day, probably, and portfolios also work maybe for people who want to get into acting because you can express and emote differently and show different aspects of your personality through pictures. Now, when such good agencies have opened in India, once you give them your Polaroids and they sign you on, they'll probably have an in-house photographer who will do your test shoots. And who will do pictures overview. And अगर आप बहुत अच्छे पोटेंशियल है आपके अंदर तो आप एक का टेस्ट शूट के बाद ही आप काम करना चालू करते हो, और जो जॉब्स आपको पे कर रही हैं एज कैंपेन्स, लुक बुक शूट्स, वो ही आपका पोर्टफोलियो बनती जाएंगी. सो यू डोंट रियली हैव टू pay to get a portfolio done anymore. If you look like a model and your Polaroids are really good, the agency will do it for you. Before we come to an end to today's conversation, you being an expert in the industry for the last 20 years, right? 2006 में आपने बताया था you started, right? 5 red flags जो एक लड़के या लड़की को याद रखने हैं अपनी ज़िंदगी में, whosoever is planning to come into this industry, चाहे वो फैशन हो, मॉडलिंग हो या पेजेंट्री हो. 5 रेड फ्लैग्स कि अगर ये है तो फ्रॉड है, फॉल्स है, गलत है, यहाँ नहीं जाना, आई शुड लुक फॉर समथिंग दैट इज़ राइट. 5 रेड फ्लैग्स. 5 तो बड़े सारे हैं. आई थिंक आप, number 1 is you are your own biggest red flag. If you're not honest to yourself, the biggest lie is a lie to yourself. If you tell yourself that you have the potential and capability of becoming someone within the industry, do it. Second red flag is if someone gives you false hope. If someone spins you in a web because you're a grown adult. आपको पता है कि कौन आपको बातों में घुमा रहा है और वो genuine है नहीं है. Number 3 is someone who takes money from you. Modeling is a profession, therefore it pays you. अगर आपको कोई बोल रहा है कि आप हमें इतने पैसे दो और हम आपको काम देंगे, that is the biggest red flag in the industry. ये आप याद रखिए that modeling is a profession, it is meant to pay you. Number 4 is when someone is rude to you without, or talks bad to you, or is evil to you with an intention to hurt and harm. Now, this is a very important one. You will meet a lot of people at times in the industry who may lose their cool and who may say something to you, but it is only to ensure that the show and shoot looks good. It is not personal. When that conversation becomes personal on judging where you come from, your background, how you look, etc., that is wrong. Step away from that situation. The last red flag would be relying on anyone thinking that they will change your life. At many points in your career, you will reach a stage where you will feel that this is going to be the person who will change it for you, or this is that show or shoot or crown or whatever that will change it for you. At that moment it will, but that may not last for long. All right. Every day is a new day, every day is a new learning, everything is a part of the process of growing. There is no milestone that you will reach which will take you to the top, because you will get a slide that will bring you right to the bottom, and then you start the grind all over again. Wow.
आई रियली लाइक्ड व्हाट यू सेड. हमने 5 रेड फ्लैग्स की बात करी थी. एंड आई से फर्स्ट और लास्ट वाला ना मुझे बहुत सही लगा. आई से पहले तो खुद को फॉल्स होप मत दो और दूसरे इंसान से फॉल्स होप मत लो. अगर कोई तुम्हें कहता है मैं तुझे स्टार बना दूंगा, तो अगर तुझे लगता है कि तू स्टार है, तू कर लेगा या तू कर लेगी. इफ़ यू हैव दैट विजन, यू बिलीव इन योर सेल्फ, तो कौन होता है कोई तुम्हें स्टार बनाने वाला. तुम खुद, तुम्हारी खुद की एनर्जी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, इतनी यू शुड बी योर सेल्फ बी द सोर्स ऑफ लाइट. राइट. दैट शुड गाइड योर सेल्फ राइट ऑन द राइट पाथ. कोई नहीं आने वाला तुम्हें स्टार बनाने के लिए, तुम्हें करना पड़ेगा. एंड आई थिंक दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. थैंक यू सो मच भारत. थैंक यू बीइंग हियर. आपसे बात करके मुझे पर्सनली बहुत सारी चीज़ें समझ में आई. एंड कहते हैं ना कि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती. तो सिर्फ एक ही तरीके के इंसान से कन्वर्सेशन करके भी आपके माइंड में कुछ ऐसे थॉट्स डेवलप हो जाते हैं जो कि बायस्ड हो सकते हैं या होते हैं. सो इट वॉज रियली नाइस हैविंग अ कन्वर्सेशन विद यू एंड गेटिंग टू नो योर साइड ऑफ द स्टोरी इस इंडस्ट्री के बारे में. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर हैविंग मी. And I'm 100% sure that this is going to add a lot of value to a lot of people's lives. I hope it does.